Kita panggil toy. अगर कति काम बनाना है तो बैठो म्यामलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानु प्रसाद पनेरू सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष रमणबहादुर थापाज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु र वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष महेश भुसाल सर पनि आउनु भएको छैन। हालै पनि यस कार्यक्रममा मैले भनेर सम्झिन चाहे। कुमार सर ज्यूलाई वडा अध्यक्ष ज्यू तथा सामाजिक विकास समितिका संयोजक अर्जुन प्रदान गर्दछु। मल्ल म्यामलाई आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शान्ता पन्जा म्याम कार्यपालिका सदस्य आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रकाश सर प्लिज आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गोपिला पौडेल म्याम आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु र नानी म्याम हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका दिल्लीमा पनि भेट्यौँ, 3 दिने कार्यशालामा मध्यपुर नगरपालिकामा पनि हामीले भेट्यौँ। उहाँलाई आसन ग्रहण गर्छ शर्मण कुमार शुक्लाज्यू हाम्रो एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ, ह्याप्पिनेस करिकुलमको डिजाइनर पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ सरकारी विद्यालयको शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो, त अस्ति भर्खर राजीनामा दिनुभयो सायद, है सर? कृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल मातृभूमि नेपाल बहुजाति संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। आदरणीय नगर प्रमुख भीमलाल अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुभारम्भ सत्रको उद्घाटन गरिदिनु हुन आदरणीय नगर प्रमुख भीमलाल अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समुद्घाटन भएको जानकारीका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सत्रको उद्घाटन भइसकेको छ र यसै कार्यक्रमको सिलसिलामा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय नगर प्रमुख, नगर उपप्रमुख लगायत सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्य, वडाध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्य, प्रधानाध्यापकज्यूहरूलाई स्वागतका साथसाथै यस कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारिदिनु हुन मध्यबिन्दु नगरपालिकाका आदरणीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानु प्रसाद पनेरू सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो विचारशीलता गोष्ठी तालिम पनि गरेका छौँ हामीले। यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका आदरणीय नगर प्रमुखज्यू, नगर उपप्रमुखज्यू, वडा सचिवहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, हाम्रो यो कार्यक्रमलाई एउटा ट्रेडिङको रूपमा पनि हामीले मान्ने गरेका छौँ। त्यो सहजीकरणको सिलसिला पाल्नुभएका सबै विद्यालयबाट पाल्नुभएका प्रधानाध्यापकज्यूहरू, अन्य सरहरू, पत्रकार साथीहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, पहिलो कुरा त यो मध्यपुर नगरपालिकाले त्यो शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा रूपान्तरणको खोजी गर्दैछ। हामी अहिलेसम्म जुन हिसाबले शिक्षालाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ र तिनटै सरकारको लगानी पनि भइरहेछ। पहिलो राज्यको पुनर्संरचनाभन्दा पूर्व पनि नेपाल सरकारले यस क्रम धेरै लगानी गर्यो। त्यसपछि राज्यको पुनर्संरचना भइसकेपछि तीनवटा सरकार पनि तीनवटै सरकारको यस क्रममा लगानी भइरहेको छ। तथापि हामीले जुन परिवर्तन, जुन किसिमको चाहिँ हामीले एउटा नागरिक उत्पादन गर्नुपर्ने थियो, जुन किसिमको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने थियो, राज्यलाई जुन किसिमको जनशक्तिको आवश्यकता थियो र असल नागरिकको माध्यमबाट यो शिक्षाले त्यो कुराहरू अहिलेसम्म हामीलाई दिन सकेन।
हामीले गरेको महसुस र हामीले अहिले देखेको कुराहरू के भयो भन्दा हामीले जति राम्रो जनशक्ति उत्पादन गऱ्यौँ त्यो देशको लागि सिद्ध हुन गयो र जो खराब जनशक्ति हामी उत्पादन गऱ्यौँ त्यसले हामीलाई उत्पादन दिन सकेन, हाम्रो राष्ट्रियतासँग जोड्न सकेन, हाम्रो यहाँको भूगोलसँग जोडिन सकेन, अनि हाम्रो यो सामाजिक क्षेत्रसँग पनि जोडिन सकेन। राष्ट्रिय समस्याको रूपमा देखा पर्यो। त्यस कारणले गर्दा अब यो शिक्षा, यो हाम्रो जुन पुरानो शिक्षा एउटा चाहिँ शिक्षा अभ्यास छ यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसलाई परिवर्तन गर्न सकिएन भने हामीले आज सुरु गरेनौँ भने यो शिक्षा क्षेत्र भनेको एउटा गजबको विषय हो। अरू क्षेत्रमा हामी 1 वर्ष 1.5 वर्षमा त्यसको नतिजा प्राप्त गर्छौँ भने शिक्षा क्षेत्रमा हामीले कम्तीमा 10 वर्ष कुर्नुपर्छ, 15 वर्ष कुर्नुपर्छ। किनभने आज हामीले विद्यालय पठाउँदै गरेको विद्यार्थीमा च्यालेन्ज ल्याउनु छ। त्यो च्यालेन्ज गर्नको निमित्त हामी त्यो क्षेत्रमा भएका मान्छेहरूले आफ्नो मानसिकता चेन्ज गर्नुपर्छ। यो हाम्रो उद्देश्य हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कुन ठाउँबाट सुरु गर्ने यसमा हामी धेरै छलफल गऱ्यौँ, धेरै बहस गऱ्यौँ। अहिले स्थानीय सरकारहरू यो खोजी गर्दैछन्। तथापि कस्तो अङ्गलमा छ भन्दा कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर शिक्षा राम्रो भएको छैन। त्यो विद्यालय परिवारलाई थाहा छ, समाजलाई थाहा छ, सरकारका तिनटै अङ्गलाई थाहा छ, तिनटै सरकारलाई थाहा छ, त्यो सरकारको अङ्गहरूलाई पनि थाहा छ। तथापि सुरु कहाँबाट गर्ने भन्ने विषय चाहिँ नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले हामीले एउटा कुरा के गर्न सक्यौँ भने यसलाई पोइन्ट त पत्ता लगाउन खोज्दैछौँ। ल अब हामी पोइन्टको नजिक पुग्न लागेका छौँ। त्यसैको चाहिँ फलस्वरूप आज हामी यहाँ उपस्थित पाएका छौँ। यो मलाई यस्तो लागेको छ र यही कार्यक्रममा हामीले अब उहाँ दिल्लीबाट सरलाई चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा आमन्त्रण गऱ्यो अनि प्रत्येक विद्यालयको सकेसम्म हेड सर नै उपस्थित हुने गरी चाहिँ हामीले यो व्यवस्था गऱ्यौँ र कार्यपालिका सदस्यसहित नगर प्रमुखसम्मको उपस्थितिमा यो कार्यक्रम चलाउन खोजिरहेका छौँ। यो चाहिँ कार्यक्रममा यहाँहरू जुन ढङ्गले उपस्थित भइदिनु भयो यो क्षेत्रलाई महत्त्व मानेर यो उद्देश्यलाई महत्त्वका साथ राखेर जति महानुभावहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई म मनैदेखि नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ अब हामी सबैको उद्देश्य एउटा हुनुपर्छ, हाम्रो मन र मस्तिष्क खुला हुनुपर्छ। हामी जब उद्देश्य एउटा बोक्छौँ अनि सबैको मन र मस्तिष्क खुला गर्छौँ अन्न हामीले हामीसँग भएको कुरा कसलाई दिन सक्छौँ। हामीले आफूलाई पहिचान गर्न सक्छौँ। हामी हरेक ठाउँ अटाउन सक्ने खालको हुन्छ तर आफूभित्र पनि अरूलाई अटाउन सक्ने क्षमता हामीसँग छ। त्यो खोजी गर्नुपर्छ। पहिला हामी खुसी हुनु पर्यो। हामी खुसी छैनौँ अनि अर्कालाई खुसी कसरी गराउन सकिन्छ। हामी खुला छैनौँ, हामी कसैलाई केही दिन तयार छैनौँ अनि आफूसँग भएको क्षमताको पहिचान हामीसँग छँदै छैन। म के गर्न सक्छु, म के को लागि जन्मेँ, मलाई भोलि मलामी मात्रै मरेपछि मलामी खोजेर हुन्छ र हामी पहिला मलामी तयारै गर्दै छैनौँ अनि हाम्रो जीवन अनि त्यो मलाम जाँदा दिन 200-300 जना मान्छे पछाडि लागोस् भनेर त्यो परिकल्पना गर्न हुन्छ र हुँदैन नि। त्यस कारण हामी मरेर जाँदाखेरि 200-300 जना लामो लस्कर मलामी खोज्नु छ भने अहिलेबाट हामी अर्काको मलाम जान सक्नु पर्यो कि परेन त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिलो विषय मलाई के लाग्छ भन्दा अघि किशनले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो यो चाहिँ कार्यक्रमको मूल उद्देश्य भनेको के हो त भन्दा पहिला हामी खुसी साथ रहन सक्ने किसिमको चाहिँ मनस्थिति हामीले बनाउने हो र हामीसँग भएको नजिकको साथीलाई खुसी गराउने हो, आफू खुला हुने हो, उसलाई पनि खुला गराउने हो। अनि जबसम्म हामी खुला हुन्नौँ तबसम्म हामीले मनभरिको चिज अर्कालाई दिनै सक्दैनौँ अनि हामीले त्यो कुरा उसले सिक्नै सक्दैन हो। यो चाहिँ यो शिविरले हामीमा केही न केही परिवर्तन अब केही गर्नुपर्छ है। म व्यक्तिगत रूपमा केही रहेनछु, म व्यक्तिगत रूपमा केही होइन है भन्ने खालको एउटा महसुस गराउन सकोस् र हामीभित्र भएको क्षमताको पहिचान पनि गराउन सकोस् र आफू खुसी हुँदै गर्दा अर्काको खुसीमा पनि साथ दिन सक्ने क्षमता, त्यो मन
त्यो मस्तिष्क सबैजना राम्रो भनौँ भन्ने सोच र मैले जीवनमा केही गर्नको निमित्त जन्म प्राप्त गरेको हुँ भन्ने खालको महसुस गराउन सकोस्। त्यसपछि हाम्रा कुराहरू हरेक क्षेत्र शिक्षा मात्रै होइन, हामीलाई पो अहिले शिक्षाको मात्रै एउटा कुरा सोच्दैछौँ एउटा पाटोमा, समग्र देश निर्माण गर्नु छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, जनताको आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू पनि हामी फियरली ह्याप्पी भएर जनतामा सेवा प्रवाह गर्नु छ। हामी फेरि एउटा कुरामा के नबादिम भन्ने मेरो अनुरोध यहाँहरूलाई के छ भन्दा हामी शिक्षाको मात्रै हो, शिक्षामा ह्याप्पी करिकुलम, ह्याप्पिनेस मात्रै, हामी विकास निर्माण ह्याप्पिनेस हुनु पर्यो, हामी कृषिको चाहिँ कृषकहरू चाहिँ ह्याप्पिनेस हुनु पर्यो। समग्र यो सबै हाम्रो चाहिँ पालिकाभित्रको सबै अवयवहरू खुला रूपमा खुसी साथ बिना स्वार्थ राष्ट्र निर्माणको अभियानमा जुट्ने खालको हामी एउटा वातावरण बनाउनलाई चाहिँ यो शिविरले चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यहाँहरूको उपस्थिति यो गौरवान्वित छ र उद्देश्यमूलक छ र यहाँहरू कटिबद्ध भएर हामीले यो विषयमा धेरै छलफल पनि गऱ्यौँ। छलफल गरेर हामी क्लियर पनि भएका छौँ। मलाई लाग्छ आधा जतिको उस्तो सरहरूले सिकिसक्नु भएको छ, बरु अलिक पछाडि गरेको म यो जस्तो लाग्छ। सफल पनि हुन्छ, सफल ग्राउन्ड पनि पर्छ, यो हाम्रो दायित्वको विषय पनि हो। त्यस कारणले योमा सहभागी हुनुभएको छ। फेरि पनि यहाँहरूलाई यो बसाइ सुखमय होस् र यहाँबाट निस्किँदाखेरि सबैको अनुहारमा अलि चमक, खुसी, अब हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा जाँगर र मसँग भएको कुरामा कति आफू रिक्तिएर दिन सक्छु भन्ने एउटा भावना सहित यहाँ चाहिँ बसाइ सुखमय होस् भन्ने कामना पनि गर्दै पुनर्भएकोमा पुनः मनैदेखि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै मेरो आफ्नो 2 शब्द यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। शुभारम्भ सत्रको 7 दिने शिविरको शुभारम्भ सत्रमा आफ्नो यो 7 दिनसम्मको कार्यक्रमको शुभकामना मन्तव्यको लागि वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष आदरणीय तिलकराम न्यौपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मध्यविन्दु नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, त्यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुभएका प्रमुखज्यू, मध्यविन्दु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीयज्यू, शिक्षा शाखाका अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू र दिल्लीदेखि पाल्नुभएका हाम्रा पाहुना शरण कुमारज्यू र सम्पूर्ण विद्यालयबाट पाल्नुभएका प्राध्यापकज्यूहरू, शिक्षक मित्रहरू र यो कार्यक्रममा यो हाम्रो कार्यक्रमलाई देश विदेशसम्म पुर्याउनको निमित्त आफ्नो क्यामेरामा कैद गर्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रज्यूहरूमा सर्वप्रथम त मेरो व्यक्तिगत तर्फ र सिङ्गो वडा र सम्पूर्ण वडा अध्यक्षको तर्फबाट यहाँहरूलाई न्यानो अभिवादन टक्राउँछु। नमस्कार। र मध्यविन्दु नगरपालिकाको शिक्षालाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने, यसलाई कसरी आमूल परिवर्तन गर्ने र अहिलेको यो 21औं शताब्दीको सन्दर्भमा शिक्षा यो हाम्रो माटोले कस्तो किसिमको शिक्षा खोजेको छ र हामीले त्यसलाई हाम्रो यो समाज सुहाउँदो शिक्षा बनाउनको निमित्त हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो नगर प्रमुखै यो शिक्षामा बढी ज्ञान भएको व्यक्ति पनि भएको हुनाले यो शिक्षालाई बढी जोड दिनु भएको छ र त्यही अनुसारको आज यो केही दिन त्यो टिमलाई दिल्ली पनि लग्नु भयो र विभिन्न चरणको कार्यक्रमका बावजुद आज यो 7 दिने शिविर यहाँ सञ्चालन हुन गइराखेको छ। यो शिविरले पक्कै पनि यो मध्यविन्दु नगरपालिकाको लिम खोजेको जस्तो शिक्षालाई अगाडि बढाउनको निमित्त यो शिविरले पक्कै पनि सहयोग गर्नेछ र जबसम्म यो फेरि सम्पूर्ण विद्यालयका प्राध्यापकज्यूहरूलाई नै किन गराइयो भन्ने जस्तो लाग्छ भने जबसम्म त्यो विद्यालयको प्राध्यापकज्यूले त्यो विद्यालयलाई कुन दिशातिर लग्ने भन्ने उहाँको भित्री खुल्ला दिलबाट सोच्नु न तबसम्म त्यहाँको व्यवस्थापन समितिले पनि केही गर्न सक्दैन। व्यवस्थापन समिति भने त नयाँ हुन्छ, 3 वर्षमा चेन्ज हुन्छ। एउटा अभिभावकले बच्चा दिन्छ, 10 वर्ष पछाडि उ निक्लेर जान्छ। तर विद्यालयलाई सुधार्ने कुरा भनेको त्यहाँको प्रलगायत सम्पूर्ण शिक्षकहरूको हातमै बढिरहने भएको हुनाले पहिलो कुरो त उहाँहरू नै भित्रैदेखि नै यो विद्यालय अथवा यो मध्यविन्दु नगरपालिकाको शिक्षालाई कुन दिशातिर लग्ने र अहिलेको समय सुहाउँदो शिक्षा, अघि नै पनि सरले भनिसक्नुभयो, हामीले शिक्षा धेरै उत्पादन गऱ्यौँ, धेरै पढायौँ, धेरै टप लेभलमा
विद्यार्थीहरूलाई पुर्याउन विद्यालयहरू पनि सफल भयौँ, तर ती विद्यार्थीहरू हाम्रो माटो सुहाउँदो भएनन्, ती सबै पलायन भए र अबको शिक्षालाई सानैदेखि एउटा घरमा पाहुना आउँदा +2 पास गरेको छोराछोरी छ, तर पाहुना आउँदाखेरि पनि कुन संस्कार देखाउने, त्यो पाहुनासँग कस्तो किसिमको व्यवहार गर्ने, त्यो अहिलेको बच्चाहरूले बुझिराखेका छैनन्। केवल एउटा किताबको किरा मात्रै भएका छन्। यसलाई भोलिको दिनमा एउटा समाज सुहाउँदो शिक्षा कसरी लग्ने भन्ने उद्देश्यका साथ यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। पक्कै पनि यो 7 दिन हजुरहरूको बसाइ खुल्ला दिलले 7 दिनसम्म पक्कै पनि आगामी दिनमा आफ्नो विद्यालयमा गएर त्यहाँ कसरी त्यो विद्यालय अगाडि बढाउन सकिन्छ र सिङ्गो नगरमा खोलेको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा यो सिकाइले पक्कै पनि सबैलाई सहयोग पुग्नेछ भन्ने कुरा राख्दै यो 7 दिनसम्म हजुरहरूको बसाइ सुखमय रहोस्। सिकेका कुराहरूलाई भोलि सिकाउने कुरामा खुल्ला दिलले सिकाउने अवसर मिलोस् भन्दै आउँदै गरेको नयाँ वर्षको शुभकामनाका साथ सम्पूर्ण वडा अध्यक्षहरूको जुबाट हजुरहरूको यो विचार गोष्ठी सफल रहोस् भन्ने शुभकामनाका साथ यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरा 2 शब्द विनन्ती गर्छु। विकास समितिका सभापति एवं वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद पङ्गेनीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो नगरपालिकामा हाम्रो नगर प्रमुखै यो शिक्षाको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकताका साथ र नगरपालिकालाई एउटा शिक्षा क्षेत्रमा एउटा नयाँ आयाम थपेर जानुपर्छ भन्ने जुन उद्देश्यका साथ सरले अलि सुरुदेखि नै विद्यालय क्षेत्रलाई केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नु भएको थियो। सोही अनुसार सरहरूले नै यो हाम्रो योभन्दा अगाडि 3 दिने चाहिँ एउटा तालिम गोष्ठी जस्तो एउटा कार्यक्रम गराएर अनि दिल्ली भ्रमणसम्म मान्छेले सुनेर मात्रै होइन देखेर पनि केही गर्नुपर्छ भनेर हामी सामुदायिक संस्थागत विद्यालय नगरपालिकाबाट कोही वडाध्यक्षहरू सहित भएर हामी दिल्लीसम्म पुग्यौँ। सरवण सरहरूले त्यहाँ दिल्लीमा हामीलाई 2-3 विद्यालयहरू देखाउनु भयो। हामी फरक फरक विद्यालय हेऱ्यौँ र फरक फरक विद्यालय हेरेर अनि त्यहाँका सिकाइ त्यहाँका गरेको अनुभवहरू अनि हाम्रो आँखाले पनि देख्न सक्यौँ। अनि हामी फर्केर आयौँ यो विषयमा पाठ्यक्रम तयार गर्नेदेखि लिएर अनि यो तपाईँको विचार शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अब हाम्रो नगरपालिकालाई शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेर जाने, नयाँ तरिकाले जाने, ताकि हाम्रो मध्यबिन्दु नगरपालिकाका स्कुलहरू यहाँका पठन पाठन गरेका शैली पद्धति प्रक्रियाहरू अरू हाम्रो नेपालका अरू ठाउँबाट पनि हेर्न आउने, बुझ्न आउने, सिक्न आउने ठाउँ ठुलो बनाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले र हामीले स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा यत्रो लगानी गरिरहेछ। नेपाल सरकार छ, प्रदेश सरकारको छ, अहिले प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय सरकारको आफ्नो ठाउँको विद्यालय कुन ढङ्गले लिएर जाने, त्यहाँको पठन पाठन कुन विषय राखेर गर्ने, कसरी बच्चाहरूलाई सिकाउने, कसरी हामीले उत्पादन गरेका बच्चाहरू भोलि भविष्यमा पढेर गइसकेपछि उनीहरू केवल पढ्ने मात्रै न उसको जीवनयापनमा हरेक क्षेत्रमा भिज्न सक्ने, रिज्न सक्ने, सबै क्षेत्रमा उसको पहुँच भएको विद्यार्थी हामीले तयार गर्न जरुरी छ। अहिलेको बच्चाहरू यता किताब पढिरहेछ, संस्कार संस्कृति के हो भन्ने थाहै छैन। कसलाई मान गर्ने, कसलाई मर्यादा गर्ने, आफूले कुन विषयमा के गर्ने, घरायसी काम के गर्ने, राष्ट्रिय हिसाबले सामाजिक हिसाबले के गर्ने, कसो गर्ने, के गर्ने भन्ने नै थाहा छैन। उस्तै परिने आफूले कसरी पकाउने, कसरी खाने, कसरी उठ्ने, कसरी हिँड्ने भन्ने पनि छैन। खालि पढेका छन् अनि अब हामी त पढेको भनेको छ, अलिक पढिसकेपछि विदेशी ताकेको छ कि आयोगतिर ताकेको छ, तर अरू त्यस्तो हाम्रो त्यस्तो एकदम व्यावहारिक शिक्षा हुन नसकेको अवस्थामा जब हामी दिल्ली गयौँ त्यहाँ हामीले धेरै नै कुरा सिक्यौँ, सिक्न नि देख्न नि पाइयो। र कम्तीमा अबको शिक्षा भनेको पढ्दै गएको बच्चा पढ्न पनि राम्रो होस्, उसले आफूले सिक्न पर्ने शिक्षा हासिल गरोस्, किताबको मात्र होइन बाह्य कुरा नि सिकोस्, सामाजिक कुरा सिकोस्, समाजमा दायित्व पुरा गरोस्, आफूले गर्नुपर्ने हाम्रो संस्कार संस्कृति परम्परालाई पनि उसले चाहिँ जगेर्ना गरोस्, उसको दायित्वहरू पुरा गर्दै जाओस्। र हाम्रो उत्पादन गरेका बच्चा सबै क्षेत्रमा, धार्मिक क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, राजनैतिक क्षेत्र, सबै क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा ऊ दक्ष एउटा जनशक्ति उत्पादन गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले आज यो शिविर 7 दिने शिविर यहाँ सञ्चालन हुँदैछ र प्रत्येक विद्यालयबाट प्रधानाध्यापकलाई नै यस ठाउँमा लिएर आएर अब मोबाइल चलाउन नपाइने,
अब एकदम घनीभूत रूपमा चाहिँ छलफल गरेर 7 दिनसम्म यहाँ बसेर हाम्रो नगरको शिक्षा, हाम्रो नगरमा का बच्चाहरूको भविष्य कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा अहिले हजुरहरू तपाईँ हामी यहाँ जमघट भएका छौँ। हामीले नै अब पाइलो अगाडि बढाउँदैछौँ। यसमा सहभागी हुनुभएको छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो अवसर हो। यसमा चाहिँ हामीले आफूले जान्नेका, सिकेका र गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरूलाई सबैजनाको बिचमा छलफल गरेर एउटा निचोडमा हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा सबैको सेवा, सबैको विचार, सबैको धारणाहरू यहाँ आउनेछ र एउटा निचोडमा हामी पुग्नेछौँ र हामी त्यो अनुसार विद्यालय बनाउनतिर लाग्नेछौँ। यिनै कुराहरू राख्दै यो विचारशीलता शिविर कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासनिक अधिकृत, अब हाम्रो शाखा अधिकृत शरण सर, यता प्रशिक्षक हाम्रो लक्ष्मी पाण्डे म्याडम, अहिले भुलेछु सरी, अनि सम्पूर्ण हाम्रो प्रधान सदस्यहरू, हाम्रो वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू लगायत सम्पूर्ण र यस कार्यक्रम पाल्नुहुने पत्रकारहरू सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा यो 7 दिने कार्यक्रममा यो शुभारम्भ सत्रमा आज हामी उपस्थित छौँ। यस कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य प्रदान गर्नको लागि मध्यपश्चिम नगरपालिकाका आदरणीय नगर उपप्रमुख पूर्णकला चौधरी म्याडमलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विचारशील शिविरमा हामी सम्पूर्ण प्रज्यू सहित ट्रेनर र हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू उपस्थित हुन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। हाम्रो मध्यबिन्दु नगरपालिकाले हामी विभिन्न विकास निर्माणका कामहरूलाई थाती राख्दै हामीले शिक्षामा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भनेर सबैजना लागि परिरहेको अवस्थामा हाम्रो मेयर साहब नै आफू शैक्षिक क्षेत्रमा अग्रसर हुनुभएको हुनाले शैक्षिक क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामी सम्पूर्ण लागिरहेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा हामीले कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, हाम्रो यो पालिकाभित्र रहेका जति पनि विद्यालयहरू छन् यी विद्यालयहरूमा शैक्षिक शिक्षण त चलिरहेको अवस्था छ र यो शैक्षिक शिक्षणलाई अगाडि बढाउन अथवा हामीले गुणस्तर शिक्षा कसरी दिन सक्छौँ भनेर हामी सम्पूर्ण प्रज्यूहरू लागिरहेको अवस्थामा हामीले विद्यालयलाई यसै गुणस्तरीय बनाउन अघि बढ्छौँ भनेर हामी मूल्य मान्यता लिएर अघि बढेर मात्रै हुँदैन, हामीले यसलाई काममा पनि परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि स्कुल अगाडि बढ्नेछ, विद्यालयले शैक्षिक सुधार ल्याउन सक्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामीले यही सिलसिलामा प्रज्यूहरूलाई ह्याप्पी लर्निङका तालिमहरूदेखि लिएर दिल्ली भ्रमण समेत लगेको अवस्था यहाँहरू सम्पूर्णलाई अवगत नै छ। आगामी दिनमा हामीले अझ पनि यो शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएर शिक्षामा मेन त स्कुलमा हामीले प्रज्यूहरूलाई यस्ता खाले तालिमहरू दिन सक्यौँ भने प्रमुखहरू नै यस कुरामा उहाँहरू विज्ञ हुनुभयो भने स्कुललाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर लाग्नु नै हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। अब स्कुलको प्रमुखज्यूहरू नै यस कुरामा विज्ञ भएर विद्यार्थी अथवा अन्य विद्यालयमा शिक्षकहरूलाई चाहिँ कसरी हामी यो स्कुललाई अगाडि बढाउन सक्छौँ अथवा राम्रो शिक्षा दिन सक्छौँ भनेर उहाँले राम्रा कुराहरू राख्न सक्नुभयो पनि मलाई लाग्छ अवश्य पनि विद्यार्थीदेखि लिएर हाम्रो गाउँ समाज यो ठाउँ नै मध्यबिन्दु नगरपालिका नै परिवर्तन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यति भन्दै मैले यो विचारशीलता शिविरमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण प्रज्यूहरू आदरणीय महानुभावहरूलाई यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकोमा शुभकामना भन्दै यो आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2080 सालको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सम्पूर्णको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै आगामी दिनमा शैक्षिक क्षेत्रमा अझै उन्नति प्रगति गर्नु हुनेछ भन्ने कामनाका साथ आफ्नो सानो मन्तव्य अन्त्य गर्दछु। हस्त नमस्कार। यो शुभारम्भ सत्रको अन्त्यसँगै हामी प्राविधिक सत्रमा हामी जानेछौँ र सरहरूलाई मैले एउटा के कुरा चाहिँ मैले अवगत गराउन चाहन्छु भने हामीले यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूहरूका लागि आचार संहिता बनाएर हामीले दस्तखत पनि गराएका छौँ। त्यो आचार संहिताको सरहरूले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुहुनेछ भन्ने मैले मेरो तर्फबाट आफ्नो तर्फबाट एकदम विश्वस्त पनि छु र पालना गर्नुहुनेछ। हामी 7 दिनसम्म यहीँ बस्नेछौँ, यहीँ खानेछौँ, यहीँ सुत्नेछौँ
अनि त्यसपछि हामीले मोबाइल फोन यो सेसन चलिरहेको बेलामा हामीले मोबाइल फोन नचलाउने नै भनेर हामीले साइन पनि गरेर आएका छौँ, त्यसलाई स्वीकार पनि गरिसकेका छौँ। हुन्छ, म मान्छु अब 7 दिनसम्म म पूर्ण रूपमा यसमा शिविरमा हामीले सिक्नुपर्ने कुरामा ध्यानमा राख्नेछु। मोबाइल फोनलाई सम्भव भएसम्म मैले प्रयोग नै गर्ने छैन। त्यस्तै गरी अन्य आचार संहिताहरू जुन हामीले पालना गर्ने भनेर हामीले दस्तखत गरौँ, ती सबै आचार संहिता पालना गर्न मैले सबै सरहरूलाई अनुरोध गर्दै अब यो कार्यक्रमको शुभकामना सहित कार्यक्रमको समापन गरी प्राविधिक सत्रको सुरुवातीको लागि पनि प्राविधिक सत्रमा हाम्रो सरपञ्चलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि आदरणीय नगर प्रमुख एवं यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका भीमलाल अधिकारी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म भने कार्यक्रम सञ्चालक मध्यपश्चिम नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको प्रसाद रेग्मी अहिलेलाई भने बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व श्रवण कुमार शुक्ला सर, शैक्षिक विज्ञ लक्ष्मी पाण्डेज्यू र कार्यपालिकाका सदस्यहरू, सम्पूर्ण विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नुहुने प्रधानाध्यापक, शिक्षक साथीहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू, सबैमा यो माइन्डफुलनेस क्लासमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। विषयवस्तु अब अलिकति धेरै प्रकाश परिसकेका छ कि हामी कस्तो कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ, त्यसको आवश्यकता के हो र हामीले देखेका र भोगेका शिक्षाको क्षेत्रमा अहिले हाम्रो मानव समाजमै देखेका समस्याहरू के हुन्, त्यसबाट मानव समाजमा बढै मानव समाजप्रति भएका समस्याहरू कसरी सिर्जना हुन पुगे, के कारणले पुग्यो, यसतर्फ फर्केर हेर्दाखेरि एक त शिक्षामा हामी जसरी अगाडि बढिरहेछौँ, हामी विभिन्न खालका सिकाइहरूबाट, विभिन्न अभ्यासहरूबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यद्यपि पनि राज्यले सञ्चालन गरेका हाम्रा विद्यालयहरूलाई जुन ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने हो, जुन जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, त्यो जिम्मेवारी भन्दा पनि अलिकति जिम्मेवारीविहीन, अभिभावकविहीन खालको अवस्थामा हामीले एउटा यो देशैभरिका विद्यालयहरू र देशैभरिका नागरिकहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रो समाजमा देखिएका समस्याहरू के हुन्, त्यसको समाधान के हो, त्यसको निरन्तरताको लागि कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अलिकति तपाईँको ग्यापिङ भएको तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। आज एउटा हेड सरले विद्यालय प्राङ्गणभित्र रहेर विद्यालय चलाइरहँदा त्यहाँ अभिभावक नगरपालिका छ, हामी कति भूमिका निभाउन सक्यौँ, त्यहाँ विद्यालय अनि त्यसपछि त्यसको प्रदेश सरकार छ, केन्द्रीय सरकार छ, त्यसले कति भूमिका निभाउन सक्यो, पैसा दिएर, भवन दिएर, शिक्षक दिएर मात्र विद्यालय राम्रो बन्दैन भन्ने चाहिँ तपाईँ हामीले बुझिसक्यौँ। हामी सबैलाई एउटा मार्गदर्शन हुनुपर्छ। त्यो मार्गदर्शन सिद्धान्तमा हामी टेकेर हामीले नागरिकलाई दिने शिक्षा दीक्षाहरू सबैको एउटै खालको हुनु पऱ्यो, त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिनु पऱ्यो, त्यसलाई हामीले रूपान्तरण गर्दै जानु पऱ्यो, त्यसलाई हामीले परिमार्जित गर्दै जानु पऱ्यो। यी कुराहरूमा हामी अहिले यो अलि आधुनिकतातर्फ विद्यार्थीहरूको नतिजामुखी खालको व्यावसायिकतातर्फ हामी धेरै चाहिँ प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्यौँ। त्योभन्दा बेसी जीवनसँग जोडिएको कुरा रहेछ, त्योभन्दा बेसी खुसीसँग जोडिएको कुरा रहेछ र परिवारसँग जोडिएको कुरा रहेछ, त्योभन्दा बेसी प्रकृतिको तपाईँको यो पृथ्वीकै यो भूगोलप्रति जोडिएका कुरा रहेछन्। हामीले अस्ति सरले पनि यो कुरा सेयर गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। अब कि आज हामी फर्केर हेर्ने हो भने हामीले यो पृथ्वीको तपाईँको चाहिँ विकास जसरी भयो र पृथ्वीमा विकास भएका जीवहरूमध्ये मानव सबैभन्दा उत्कृष्ट जीव हो र आज पृथ्वीको विनाश कसले गरिरहेको छ भने त्यही मानवले गरिरहेको छ। पृथ्वीका जति पनि जलचर थलचर प्राणीहरू चाहिँ छन्, वनस्पतिहरू छन्, तिनीहरूको विनाशको चाहिँ शक्ति भनेको पनि मानवै अहिले हामीले मानव नै भेट्यौँ खोज्दै जाँदाखेरि। त्यति मात्रै होइन, हामी सबैलाई अहिले पनि डर छ भने मान्छेहरूबाटै डर छ। अरू कुनै जनावरहरूसँग, अरू कुनै तपाईँको रुख बिरुवासँग तपाईँ हामीलाई डर छैन। हामी यस्तो प्राणी बन्यौँ जो त्यही प्राणीसँग हामी डराउनु पर्ने एक खालको त्यस्तो चाहिँ परिस्थिति देखियो अहिले हामीले यो पृथ्वीभित्र रहेका भूगोलमा भएका नागरिकहरूको अवस्था हेर्दाखेरि। र अर्कोतर्फ हामी तपाईँको चाहिँ हामीले आफ्नो परिवार र हाम्रो चाहिँ मानव सभ्यता नै बिर्सिने खालको हामीले जुन कुरा भोगिरहेका छौँ, अहिले आज विद्यालय हाताभित्र त्यो भोगेका छौँ, एउटा घरको परिवारमा त्यो भोगेका छौँ, श्रीमानले श्रीमतीसँग त्यो कुरा
भोगिरहनु भएको छ, श्रीमानले भोगिरहनु भएको छ, एउटा बाबा आमाले भोग्न पर्ने परिस्थिति छ, एउटा गुरुले भोगिरहनु भएको छ। अब हामीले मानव मूल्य र मान्यता सहितको शिक्षा हामीले यता कता चाहेर पनि नैतिक शिक्षा कता कता के शिक्षा हामी जोड्दै थियौँ, जोड्दा पनि त्यसलाई हामीले सूत्रबद्ध गरेर व्यवहारिक हिसाबले हामीले भन्न त भन्यौँ, हाम्रा चाहनाहरू त भयो, हामी कामना गऱ्यौँ, तर त्यसलाई चाहिँ व्यवहारिक हिसाबले रूपान्तरण गर्ने चिजमा हामीले सूत्रबद्ध गरेर त्यो परिवार बदल्ने कुरा, यो समाज बदल्ने कुरा, यो सिङ्गो विद्यालय बदल्ने कुरा, अब पहिला त्यो बदल्ने कुराको हामी परिकल्पना गरेका छौँ, तर त्यसको गहिराइमा हामी जबसम्म पुग्दैनौँ, त्यसको बुझाइमै हामी पुग्दैनौँ, जबसम्म हामीले शिक्षा दिने मान्छे नै त्यसको विषयवस्तुबाट हामी अलिकति सिन्चित हुँदैनौँ, तबसम्म हामीले दिन खोजेको कुरा त्यो लेभलसम्म पुग्दैन, त्यो बुझाइसम्म पुग्दैन, त्यो हामीले खोजेका चिज चाहिँ प्राप्त हुँदैनन् भन्ने चिज हामीले यति कुरा बुझेका छौँ। तसर्थ हामी पहिला हामीले नै सिद्धि प्राप्त गर्नु पर्यो। यो ज्ञानको सिद्धि प्राप्त गर्नुको लागि हाम्रो पहिला हाम्रा गुरुहरू जो विद्यालयका प्रहहरू हुनुहुन्छ, जसले विद्यालयमा म्यानेजमेन्ट गरिरहनु भएको छ, आफ्नो भएको छ, उहाँहरूले नै सिद्धि प्राप्त गर्नु पर्यो। उहाँहरूले सिद्धि प्राप्त गरिसकेपछि शिक्षकहरूले सिद्धि प्राप्त गर्नु पर्यो। शिक्षकले सिद्धि प्राप्त मात्रै गरेर भएन, अब त्यो अभिभावकसम्म पनि हामीले लिएर गएको शिक्षालाई हामीले के चिज दिन डेलिभर गर्न खोजिरहेछौँ भन्ने हाम्रा तमाम अभिभावकहरूसँग पनि यो कुरा पुग्नु पऱ्यो कि आज नगरपालिकाले अथवा विद्यालयले यो खालको कार्यक्रम यसरी अगाडि बढाइरहेको छ, यसमा अब हामी सबैको साथ जरुरी छ, यो अत्यन्तै आवश्यक छ भन्ने चिजलाई फेरि तल्लो तहसम्म हामीले पुर्याउनु पऱ्यो र यो विद्यार्थीहरूसँग पनि हामी सँगै लिएर जानु पऱ्यो। यी कार्यक्रममा लैजानको लागि पहिला तपाईँ हामी नै यो सिद्धि प्राप्त गर्ने महान कार्यमा आज हामी सबै जुटेका छौँ। यसलाई हामीले सामान्य हिसाबले हामीले लिनु हुँदैन, किनभने हामीले धेरै चिज सिक्नु छ। हामीले सिकेर आएका पढेर आएका चिजले हामी यहाँ चाहिँ तपाईँको यो समाज बदलिनेवाला रूपान्तरण हुनेवाला छैन। हामी आफैले अब सिकेर फेरि अझ थप तपाईँको चाहिँ समय सापेक्ष हामीलाई बदलेर अगाडि बढ्न पर्ने परिवेश परिस्थिति छ। तसर्थ सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि साथीहरूले पनि जबसम्म यो कुरालाई जनप्रतिनिधिले बुझ्नु भएन भने, जनप्रतिनिधिहरू नि यो चाहिँ भावसँगै चाहिँ प्रभावमा चाहिँ अगाडि बढ्नु भएन भने त हामी सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई यो कुरा सँगै साथमा साथ लिएर अगाडि यो विचारलाई अगाडि बढाउने र जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो वडामा जस्तो वडा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, हामी अहिले वडा शिक्षा समिति बनाएको छौँ। वडा शिक्षा समिति बनाउनुको एकदम भेग त्यसको कार्यक्रम छ। हामीले यो एउटा माइन्डफुलनेस क्लासको मात्रै होइन, हामीले आम रूपमा तपाईँको चाहिँ 3टा कुरालाई वडा शिक्षा समितिले विशेष गरेर फोकस गर्ने गरी हामी त्यसको कार्यविधि पनि बनाउँदैछौँ र एउटा प्रशिक्षणको कार्यक्रम पनि हामी राख्दैछौँ। के गर्ने त आफ्नो वडाभित्र भन्ने चाहिँ हाम्रा फोहोर मैला व्यवस्थापनका, प्राइमेरी मलका, हाम्रो उत्पादनसँग जोडिएका कुरा धेरै कुराहरू होलान्। अब हामीले डेलिभर गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिको धेरै कुराहरू चाहिँ छन्, विकासका, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका कुराहरू। तर हामीले के छ भने अब शिक्षालाई बढी चाहिँ तपाईँको यो समितिले फोकस गर्छ। शिक्षासँग फेरि सँगसँगै के जोडिन्छ भने सरसफाइ पनि जोडिन्छ र शिक्षासँग स्वास्थ्य पनि जोडिन्छ। शिक्षा त्यसो भएको हुनाले हामीले यो जुन वडा शिक्षा समिति भनेका छौँ त्यसलाई हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई तपाईँको अर्को खालको माथिल्लो समितिले चाहिँ तपाईँको निर्देशन गर्ने गरी भन्दा पनि सहजीकरण गर्ने र आम नागरिकसँग चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू पुर्याउने शक्तिको रूपमा यो वडा शिक्षा समिति जो अब अहिले हामीले यो कार्यक्रम ल्याएको छौँ, टोल टोलमा 8वटा 9वटा टोल छ, त्यो टोलमा जम्मा गरेर एउटा कम्तीमा स्रोत शिक्षक त्यहाँ हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ भने मलाई केही इन्सेन्टिभ दिएर पनि हामीले त्यो स्रोत शिक्षक मार्फत चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी हाम्रा विचारहरू डेलिभर गर्न सक्छौँ। सिङ्गो समुदायलाई अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने बनाउनु हाम्रो खास उद्देश्य भनेको कि एउटा विद्यार्थी पढाउने अभिभावक मात्रै अभिभावक बन्नु हुँदैन कि सिङ्गो समुदाय जिम्मेवार बस्नुपर्छ। अब सिङ्गो समुदायले त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइको बारेमा हामी अभियानकै रूपमा गयौँ भने यो अभियानले के छ छिट्टै हाम्रो सफलता चाहिँ प्राप्त गर्छ। विद्यालय मात्रैले कोसिस गरेर अब यो कुरा चाहिँ भएन, हामी सिङ्गो जनप्रतिनिधिहरू पनि हामी त्यसरी लाग्नु पऱ्यो र हामीले सिङ्गो समुदायलाई प्रयोग गर्नु पऱ्यो। विद्यालय हाताभित्रबाट शिक्षक साथीहरू लाग्नुहुन्छ र बाहिरबाट तपाईँको चाहिँ अनि फेरि यो जनप्रतिनिधिहरूको टिम पनि पब्लिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ र हामी यो कार्यक्रमलाई छिट्टै चाहिँ प्रभावकारी बनाउने। जस्तो अहिले हामी फर इक्जाम्पल भनौँ न, एउटा विद्यालयमा हामी कति प्रयत्न गर्छौँ, एउटा फोहोर म इक्जाम्पलको रूपमा भनौँ, एउटा फोहोर व्यवस्थापन गर्न हामीले सकिरहेको छौँ, त्यो फोहोर नफाल्ने बच्चा बनाउन सकिरहेकै छु। जबसम्म एउटा मम्मीले आफ्नो बच्चालाई फोहोर गर्न हुँदैन भन्ने चिज सिकाउनलाई उसले फोहोर आँगनमा फालिदिएर डस्टबिनमा हाल्ने प्र्याक्टिस जबसम्म गराउनुहुन्न, जबसम्म तपाईँको बेडरुम सफा गर्न लगाउनुहुन्न, जबसम्म प्लेट उठाउन लगाउनुहुन्न, तबसम्म विद्यालयले चाहेर मात्रै तपाईँको विद्यार्थीलाई व्यवहारिक शिक्षा दिन सकिँदैन। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अलिकति व्यवहारिकतातर्फ, अलिकति अभिभावकले
पहिलो पाठशाला घर हो भन्नेतर्फ र सिङ्गो समुदायले एजुकेसनलाई तपाईँको चाहिँ अब यो आवश्यकता हामी यसरी लागौँ भन्ने कुरा स्वास्थ्यका सरसफाइका कुरा जोड्न सकियो भने नागरिकले हामीले बाटोघाटो बनाइदिएर मात्रै मान्छेले हुन त अहिलेको समाजले त्यो के भन्छ भने अगाडि बाटो बनाइदियो भने वार्ड नगरपालिकाले बनाइदियो भन्छ तर 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष पछाडि यसको प्रभाव हुने खालको कुरालाई अहिले तत्काल मान्छेले हेर्दैन समस्याहरू भनेको भोकरोग अशिक्षाका कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई पहिला तपाईँको त्यो फर्स्ट प्रायोरिटीमा उहाँहरूको अलिकति फरक खालको पनि हुन्छ अनि हाम्रो फेरि हेर्ने दृष्टिकोणकोमा पनि फरक पर्छ हामीले के भनिरहेको छौँ भने अहिले 5 वर्षमा 2 वर्षमै हामीले देखाउन नसकौँला तर 10 वर्ष पछाडि तपाईँहरूले गरेको यो प्रयत्नले ठुलो प्रभाव पार्छ र भोलिका पिँढीले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ सम्झिनेछन् अघि सरले अलिकति एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा जोड्नु भएको छ कि हामीले गर्ने भनेको समाजसेवा गर्ने भनेको कृति नै हो हामीले गर्ने भनेको भोलि अहिले मानिसहरू भन्छन् मरेपछि स्वर्ग यो चिज हामी शिक्षकहरूले सबै कुराको सुरु गरेछन् टिचरहरू लिडर भनेको अहिले यो देश परिवर्तन रूपान्तरण आदि इत्यादि कस्तो बनाउने मुलुकलाई कस्तो बनाउने भनेको शिक्षकरै रहेछ सर नेताहरूले बरु होइन है यो शिक्षाले नै चेन्ज गर्ने हो यो नेताहरूले चेन्ज गर्ने खालको अवस्था अहिले हेर्दा त्यो शिक्षा भएको छ भने त्यसले चेन्ज गर्ला नभए राजनीतिबाट चेन्ज हुँदैन यो चाहिँ शिक्षाबाटै चेन्ज हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ के आज चाहिँ शिक्षाभित्र देखेको हामी मरेपछिको स्वर्ग खोजेका छौँ मरेपछि स्वर्ग हुँदैन यो कुरा हामीले विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा आज जिम्दै हामीले नर्क बनाउने यो तपाईँको गाउँ यो समाज आज झगडा गर्ने लोभ लालच गर्ने अर्काको कमाउन पाउँथ्यो त्यसको लुट्न पाउँथ्यो त्यसलाई गाली गर्न पाउँथ्यो त्यसको मुटुमा चसक्क पर्ने गरी एउटासँग व्यक्तिसँग रिस उठ्यो भने 5-10,000 मान्छेले हेर्ने गरी फेसबुक हाल्छ अनि के जन्म त यो हाम्रो सोसाइटीले के जन्म दियो विद्यार्थी त्यस्ता जन्मिन्छन् अरू धेरै तमाम कुराहरू चाहिँ छन् विद्यार्थीका समस्याहरू अहिले उत्पादन भएका हामी डक्टर इन्जिनियर बनायौँ अमेरिका जापान बेलायत कहाँ पढ्यो अहिले लोकसभा आयोग निकालेर उत्कृष्ट भएका छन् तर हामीले त्यो यो कल्चरलाई चिन्न सक्ने बुझ्न सक्ने कति उत्पादन गर्न सक्यौँ त अब भोलि पछि गएर भन्दा त अहिले आज विद्यार्थीको ग्रासरुटदेखि नै हामीले यो एजुकेसन जोड्न सक्यौँ भने यसले समाजमा चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर हाम्रो एजुकेसनको पार्टलाई यसले फेरि हाम्रा अरू विषयवस्तुको ज्ञानलाई तपाईँको अध्ययनलाई र क्वालिटी चाहिँ एस्योर गर्नलाई पनि यो ज्ञान सहितको तपाईँको चाहिँ हामीले क्लास सञ्चालन गऱ्यौँ यो कल्चरमा यो लयमा विद्यार्थीहरूलाई ढाल्न सक्यौँ अभिभावकहरूलाई ढाल्न सक्यौँ भने हाम्रो अरू एजुकेसनका सारा कुराहरू चाहिँ चेन्ज गर्नलाई हामीलाई गाह्रो चाहिँ हुँदैन हामी 8वटा विषयभित्र जुन 7वटा विषय अहिले 7वटा आउँदैछ माथि त्यो 7वटा विषयमा हामी चिन्ता गरिरहेका छौँ यो एजुकेसनलाई यो तपाईँको फिलोसफीलाई हामी विद्यार्थीसँग जोड्न सक्यौँ भने यी सबै एजुकेसनहरू तपाईँको रिफर्म हुन्छ क्वालिटी एजुकेसनको पनि तपाईँको एस्योर हुन्छ त्यसो भएको हुनाले यो कार्यक्रम चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ म यहाँहरू सबैलाई सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी सबैसँग समस्या छ हामी पनि समस्याका तपाईँको चाहिँ एकदम समस्या नभएका मान्छेहरूभित्र पर्दैनौँ हामीलाई जति निखार ल्याउन सक्छौँ जति पगार्न सक्छौँ जति हामीले तपाईँको त्यो कुरालाई बोध गरेर अगाडि बढ्छौँ त्यति हाम्रा विद्यार्थीहरूमा यसको प्रभाव चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेका छौँ तसर्थ अब केही पाउनु केही गुमाउनु पर्छ है अब यहाँ साथीहरूलाई लाग्यो होला हामी मध्यबिन्दु नगरपालिकामै ठुलोदेखि ठुलो सम्पन्न हल थियो हामी यहाँ आएको छौँ यसको केही मकसदहरू चाहिँ छ यसको अब धेरै साथीहरूलाई बुझ्नु पनि भएको छ धेरै साथीहरूले यस्ता क्याम्पहरूमा अन्य ठाउँहरूका क्याम्पहरू पनि बस्नुभयो यसको तपाईँको चाहिँ एउटा मात्रै उद्देश्य छैन यसलाई तपाईँले सकारात्मक हिसाबले हेर्नुभयो भने यसका धेरै उद्देश्यहरू चाहिँ छन् धेरै कुराको एडभान्टेज यहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ पहिलो कुरो हामीले आफूलाई चाहिँ तपाईँको फ्री राख्न सक्ने कुरो हामीले फ्री राखेनौँ हामी कन्सन्ट्रेसन भएनौँ हामीले यो विषयवस्तुको गम्भीरतामा पोजिटिभली हेरेनौँ भने हामीले यो चिज चाहिँ बुझ्दैनौँ फर्स्ट अफ अल होइन हामी सकारात्मक बन्नलाई सकारात्मक चिन्तन बोकेको तपाईँको सकारात्मक चिन्तन बोक्नेले मात्रै सकारात्मक मान्छेलाई चिन्छ हो कि भन्नुहोस् त नकारात्मक मान्छेले सकारात्मक चिन्तन बोक्ने मान्छेलाई चिन्दैन सकारात्मक मान्छेलाई चिन्नलाई त सकारात्मक पाटोको अभ्यास गरेको मान्छे चाहिन्छ मेरो बुझाइमा है नभए उसको दृष्टिकोणै नेगेटिभ भइरहेको हुन्छ त्यसो भएको हुनाले पहिला हामीले यो समाजमा जति पनि समस्या छ त्यसलाई बदल्न खोजेको चेन्ज गर्न खोजेको जति सकिन्छ त्यो गर्न खोजेको पीडा त तपाईँ हामीलाई पनि छ नि जीवनमा छैन र राजनीतिक क्षेत्रमा छ सामाजिक क्षेत्रमा छ व्यवसायिक क्षेत्रमा छ पारिवारिक जीवनमा छ हरेक क्षेत्रमा समस्या ती सबै समस्याको समाधान भनेको के रहेछ त संस्कार रहेछ शिक्षा रहेछ नि त होइन चेतना रहेछ नि त त्यो चिजमा थोरै भने हामीले धेरै ठुलो कुरा गर्ने ठाउँमा पनि छैनौँ हामी अहिले देशैको तपाईँको एजुकेसन चेन्ज गर्न खोज्या नि अब तपाईँ केन्द्रीय स्कुलको चाहिँ अनि मन्त्रालयबाट हामीले यो कार्यक्रम गर्न खोज्या देशै चेन्ज गर्न खोजेको भन्ने हुन्थ्यो हामीले एउटा नगरपालिकाबाट कम्तीमा हामीले एउटा व्यक्तिलाई पनि चेन्ज गर्न सक्यौँ भने ठुलो कुरा हो भन्ने लाग्छ एउटा विद्यालय चेन्ज गर्न खोज्दा त्यो पनि ठुलो कुरा हो भने त्यसमा पनि सन्तुष्टि लिन पऱ्यो
समग्रमा मध्यबिन्दु नगरपालिकाका तपाईँको 17-18 हजार विद्यार्थीहरू र अभिभावकहरू बिचमा हामीले यो कार्यक्रम लान सक्यो भने हामीलाई नै भोलि सेवासी दिने खालको अवस्था बन्छ। त्यसो भए यो खुला सत्र यही समापन भएको जानकारीका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। भन्दै अनौपचारिक रूपमा भन्नुभयो, तपाईँहरू जति पनि विषयवस्तुमा गफ गर्नुहुन्छ नि, यो एकाडेमिक कुरा भन्दा बाहिर केही पनि टक्कर नगर्नु भयो। कारोबार व्यवहार सबै छोडिदिनुहोस् है, बाहिर अरू कुरै नि, खालि यही विषयवस्तुमा बदल्नु। विद्यार्थी, विद्यालय, परिवार, यो समाज र हामीले अहिले लिएको लक्ष्य, यो विषयभन्दा बाहिर चाहिँ छलफल बहस कहीँ कतै केही नगर्नु होला। धन्यवाद। एग्जिस्टेंस में क्या है? मटेरियल है, सब्सटेंसेज है, पदार्थ। प्लांट है, मतलब जिसको प्लांट किंगडम बोलते हैं, वेजिटेशन बोलते हैं, पेड़ एग्जिस्टेंस में है। हम इस बाहर हॉल होने में ये दिक्कत होता है कि बाहर वाला भी सब हमको सुनना पड़ता है। बाई एजुकेशन, उसमें हम बाकी चीजों को समझने में समय लगाए और ह्यूमन बीइंग को किनारे कर दिया। जूता, चप्पल, गाड़ी, घोड़ा, जहाज से जाना, ये वो, ये सब चीजें केंद्र में, सेंटर में है, ह्यूमन सेंटर में नहीं। हम जो अगले 7 दिन चर्चा करने वाले हैं उसमें ह्यूमन को सेंटर में लेकर आए। ठीक है, तो मैं औपचारिक शुरुआत करूं उसके पहले आदरणीय नगर प्रमुख जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किया कि हम इस पाठ्यक्रम को ले आएंगे। आदरणीय डिप्टी मेयर जी, आपका प्रशासनिक अधिकृति सर बता रहे थे मुझे ऑफिस जाना है, और कृष्णा जी, गीता बहन, लक्ष्मी बहन, आपके साथ देखिए जो शिक्षाविज्ञ हैं वो भी जुड़ते चले जा रहे हैं। जो आंख बंद कर सकते हैं वो आंख बंद कर लेंगे। जिनको आंख बंद करने में दिक्कत होती हो, हाँ, कई लोग मुझे दिल्ली में ऐसे मिले जो बोल भी सकते हैं लेकिन थोड़ा नीचे देखेंगे। एक बार आंख बंद कर लें, अगर नहीं बंद कर सकते हैं तो नीचे देखें, किसी और को न देखें। बस करना यह है कि अपनी आती जाती श्वासों को जान लेना है, अवेयर हो जाना है। आपकी सांस आ रही है, सांस जा रही है, किसी भी नॉस्ट्रिल से आती है, 1 से आएगी, 2 से आएगी, आपको उसको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, महसूस करना है। श्वास को अवेयर हो जाना है, श्वास के लिए, श्वास के प्रति। सांस को जान लें, ब्रीदिंग नेचुरली हो रही है, स्वतः बिना आपके किसी प्रयास के श्वास आती है, श्वास जाती है। अगले 1 मिनट तक हम श्वास के प्रति अवेयर होंगे, श्वास के प्रति अवेयर होंगे। धीरे से अपना ध्यान आती हुई आवाज पर, साउंड्स पर ले जाना है। आपके आसपास जो भी साउंड आ रही है, थोड़ी दूर भी आ रही है, आवाज हो सकता है आपको अच्छी लगे, हो सकता है आपको बुरी लगे, साउंड को सुनना है। अगले 1 मिनट हम अपने आस पास से लेकर दूर तक की आवाजों को सुनेंगे,
आसपास को महसूस करें। आप जिस धरती पर बैठे हैं उसको महसूस करें। आप जहाँ थे वहीं पर, शरीर तो वहीं था, मन भी वहीं आ गया है। आप धीरे से जब भी कंफर्टेबल हो आँख खोल सकते हैं, आँख खोल सकते हैं। खोल सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार। लोग लगा इसे मजा है, बढ़िया। ये हैप्पीनेस करिकुलम का अभिन्न हिस्सा है। जब सवेरे बच्चे क्लासरूम में फर्स्ट पीरियड में आते हैं तो 2 से 3 मिनट का माइंडफुलनेस एक्टिविटी उनको कराई जाती है और इस पर डिस्कशन भी होता है। जैसे भी इसमें डिस्कशन क्या हो सकता है, आप लोग कौन कौन सी साउंड सुने, कौन सी साउंड दूर से आ रही है, किसी दिन इस पे चर्चा कराएंगे। अभी बताएं। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, साउंड। तो साउंड कौन कौन सुना, कौन कौन दूर की, तो कोई ऐसी साउंड बताते हैं जो सबका ध्यान नहीं गया रहता है। तो ये कौन शार्प बिल्कुल सुन पा रहा है, क्योंकि लिसनिंग सबसे बड़ा, एजुकेशन में सबसे बड़ा कठिन काम और सबसे बड़ा काम है लिसनिंग। फैमिली में अगर पति पत्नी के बीच में लिसनिंग शुरू हो जाए, पति की बात को पत्नी थोड़ा धैर्य पूर्वक सुन ले या पत्नी के बात को पति थोड़ा धैर्य पूर्वक सुन ले, तो 70 से 80% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समस्या ये है, सुनते ही नहीं, सुनने लायक लगता ही नहीं। जबकि लायक है या नहीं है, ये हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। आपका कोई विचार है मेरे लायक नहीं है, तो आप, इसका मतलब आपको बोलना मना है? नहीं, आप बोले, बाद में हम बता देंगे नहीं नहीं इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं था, डिस्कशन में लाएंगे, लेकिन हम सुनते ही नहीं, एक सिरे से खारिज, नहीं नहीं ये फालतू बात है। यहीं से शुरू हो जाता है। फिर यहीं से शुरू होते होते 10 दिन बात नहीं होती। कुछ लोग बोलते जा तुझसे कभी बात नहीं करें। कुछ और भी एक्टिविटीज है, मैं बीच बीच में लिसनिंग की एक्टिविटीज कराऊंगा आपको, बच्चों को हम कराते हैं जो। तो लिसनिंग एक, तो इसलिए माइंडफुल लिसनिंग, ये जो अभी कराया इसमें 2 माइंडफुलनेस एक्टिविटीज जुड़ी हुई थी, माइंडफुल ब्रीदिंग एंड माइंडफुल लिसनिंग। माइंडफुल ब्रीदिंग को भी आप 3 मिनट करा सकते हैं और माइंडफुल लिसनिंग को भी 3 मिनट करा सकते हैं, दोनों को जोड़ के भी करा सकते हैं। ये एक्टिविटी है, इसको जब हम पाठ्यक्रम बनाएंगे तो उसमें इसको डालेंगे। इसमें जो माइंडफुलनेस के और एक्सपर्ट हैं जो कंटेंट बनाते हैं उनको भी शामिल करेंगे, ठीक है, कि उसको कितने मिनट क्या कराना है, फिर डिस्कशन के क्वेश्चन कौन से आने हैं, एक एक्टिविटी कितने दिन करानी है, सारा का सारा पेडागोजिकल मामला है, पेडागोजी का मामला है। अब आते हैं इस शिविर पर। तो ये शिविर किस, तो प्रवचन में कोई ज्ञान की बात कही जाती और उपदेश में डूज एंड डोंट्स, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना, इसको उपदेश बोलते हैं। तो यहाँ ये डूज एंड डोंट्स का भी कार्यक्रम नहीं, उपदेश भी नहीं, ठीक है। ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, कोई धार्मिक आयोजन नहीं, ये कोई संस्था की तरफ से भी आयोजन नहीं। संस्था की तरफ से आयोजन है तो मध्य बिंदु नगर पालिका की तरफ से ही। फिर है क्या ये शुद्ध रूप से एजुकेशन का कार्यक्रम। इसमें क्या करेंगे, इसमें प्रपोजल लाए जाएंगे, प्रस्ताव। प्रपोजल मैं लेकर के आऊंगा कि ये प्रपोजल है, उस प्रपोजल को मानना नहीं है, मानना नहीं है। मतलब मैं प्रस्ताव रखूंगा, आपको मानना नहीं। फिर क्या करना है, शिविर खत्म, नमस्कार नहीं, अंग्रेजी हो गया, हिंदी का स्वीकार, वो भी एक शब्द हो गया। मानने और जानने में अंतर क्या? मानने का मतलब जो है उसमें कोई तर्क नहीं होता। डिग्री
के आधार पर, इन सब आधार पर हम किसी को बड़ा मान लेते हैं और उसकी बात को एज इट इज हम स्वीकार लेते हैं, उसको मानना पड़ेगा। जैसे मैंने हैप्पीनेस का पाठ्यक्रम दिल्ली का मैं बनाया जी, मानना सैद्धांतिक है, जानना प्रैक्टिकल। बिल्कुल। तो मैं दिल्ली का हैप्पीनेस पाठ्यक्रम बनवाया, वहाँ बहुत योगदान दिया और वो पाठ्यक्रम चला और इतना चला कि अमेरिका के राष्ट्रपति, अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी जी गुजरात में बुलाए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करने के लिए। उनकी पत्नी बोली मैं दिल्ली का हैप्पीनेस करिकुलम देखूंगी। तो इतना वो इनपुट वहां तक पहुंच गया। तो अब अभी जैसे सभी लोगों ने कहा, सर ने भी कहा, सभी लोगों ने कहा कि दिल्ली से आए हैं और हैप्पीनेस करिकुलम बनाए हैं, तो आप बोलेंगे तब क्या, जो ये कहेंगे हम मान लेंगे। या कोई पीएचडी है, अब वो पीएचडी है तो जो कहेगा वो मान लेंगे, नहीं है, क्योंकि मानते ही चैप्टर क्लोज हो जाता है। न तर्क चलेगा, न विचार चलेगा, न ज्ञान। क्या चीज है ज्ञान? इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर कराना ज्ञान का मतलब होता है कि जो सूचना मेरे में इंफॉर्मेशन आई है उसको मैं अपने में एक्सप्लोर करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा, इसको बोलते हैं एजुकेशन। अब मैं मान लिया, डब्बा बंद हो गया, काम ही खत्म हो गया। अच्छा, मानना आसान है, फिर अपना कुछ मगजमारी करनी नहीं पड़ती, जाने दो। तो हमको ये आसान वाला काम नहीं करना, थोड़ा कठिन वाला करना, जानना है। अब जानने का तरीका क्या होगा, फ्रेम क्या होगा? तो जानने के लिए जांचना पड़ता है, एग्जामिन। इसी को एक्सप्लोरेशन भी बोलते हैं, इसी को एग्जामिन बोलते हैं, जांचना। कैसे जांचेंगे? तो इसके 3 तरीके होते हैं। स्वनिरीक्षण, ये सारे शब्द हैं जो आपके नेपाली से भी पूरा मैच करते हैं। स्वनिरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण, ये तरीका है किसी चीज को जांचने का। स्वनिरीक्षण का मतलब हुआ जो प्रस्ताव आया वो मैं अपने पे देखूं कि मेरे लिए ठीक है या नहीं, मैं इसके आधार पे जी सकता हूं कि नहीं, मैं इसके आधार पे अपना कार्य और व्यवहार कर सकता हूं कि नहीं, मेरे लिए। परीक्षण का मतलब परस्परता में, म्यूचुअली। जो हमारे करीबी संबंधी हैं, हमारी पत्नी, हमारे पति, बच्चा, हमारे दादा दादी, हमारे पड़ोसी, उनके बीच में ये सही है कि नहीं। जैसे कहा गया हैप्पीनेस लर्निंग, हैप्पी लर्निंग ये मध्य बिंदु नगर पालिका में एक कोर्स के रूप में आना चाहिए। अब ये प्रपोजल है, प्रस्ताव है। अब आपको मानना नहीं, जानना है। क्या करेंगे? अपने ऊपर लेके आएंगे। मैं जन्म से लेकर के अब तक एक भी काम ऐसा नहीं चाहता जिससे मैं दुखी हूं। एक भी काम, सिंगल, 1 मिनट भी, 1 क्षण भी मैं दुखी होना नहीं चाहता। मैं ऐसा नहीं चाहता है काम करके मैं दुखी हो जाऊं, कोई भी नहीं चाहता। जांच के देखें तो मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं जो योजनाएं बनाता हूं उससे मैं दुखी हो जाता हूं। तो प्रस्ताव क्या आया? हैप्पी लर्निंग एक पाठ्यक्रम के रूप में आएगा। अब मैं अपने पे जांचा, क्या मुझे हैप्पी लर्निंग चाहिए? क्योंकि अगर हम खुश होना चाहते हैं लेकिन खुश हो नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं समझने में फेर है। इसका मतलब कहीं समझने में लोचा है। इसका मतलब कहीं एजुकेशन में कुछ ऐसा रह गया था जो गैप, कि उसमें ये बताया ही नहीं गया खुश रहने का। वहां तो बताएगा मैथ्स पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, पास हो जाओ, खुश हो जाओ, अच्छा नंबर लाओ, खुश हो जाओ, 80% ला दो, 90% ला दो, खुश हो जाओ, जॉब पा जाओ, खुश हो जाओ, कोई भी हो जाओ। अब हम ये सब करते गए, अंत में दुखी हो रहे हैं। जैसे ही अपनी डिग्री आई 90%, दूसरे का 91 आ गया, हम दुखी हो गए। अब अपने 90 का सुख हमको आ नहीं रहा कहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मेरा प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है, विद्वत समाज से है, हम सभी टीचर हैं। टीचर को भगवान से ऊपर रखा गया।
अपनी जिंदगी में ले आते हैं, जी के देखते हैं तो क्या होंगे, दुखी हो सकते हैं या सुखी हो सकते हैं। दुखी हो गए तो इसका मतलब ये प्रपोजल ठीक नहीं था। ये तलाश हमको खुश होने की है और हम सारा जांच के देखे और जी के जब देखे दुखी हो गए, इसका मतलब ये ठीक नहीं था। अगर तब भी ठीक नहीं था तो ये प्रोसेस हम लोग इस पूरे 7 दिन में करेंगे। तो कुछ भी यहां पे रखा जाएगा तो आपको उस पर सवाल खड़े करने हैं। जिंदगी से जुड़े हुए सभी प्रश्नों का उत्तर है, और जो प्रश्न जिंदगी से जुड़ता ही नहीं है, जैसे आप ये नीला कोट क्यों पहने हैं, अब ये तो फालतू की बात हो गई ना। अब इसका उत्तर क्या मिलेगा? भाई उनको नीला पसंद है या उनके बजट में आता है। भाई 3 ही चीजें होती हैं, उनको नीला रंग पसंद है, उनके बजट में वो आ रहा था, वो ले लिए होंगे। अब इसमें क्यों मगजमारी में जाना भैया? अभी हम इसी में परेशान है, क्यों ये वाली गाड़ी ले लिए, क्यों ये वाला मकान ले लिए, क्यों ये वाला जूता ले लिए, क्यों ये वहां चले गए, वो मेरी तरफ क्यों ऐसे देख रहे थे। मैं कुछ तो बात है, हम इसी में उलझे हुए हैं, सारी एनर्जी इसमें डुबा दिया, मिला कुछ नहीं। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर की कोई जरूरत होती ही नहीं। मैं 1 रोटी क्यों खाता हूं, आप 5 रोटी क्यों खा, या मैं 5 रोटी क्यों खाता हूं, आप 2 क्यों खाते हैं, अब इसका क्या उत्तर है? अब आप मुझसे पूछे आप क्यों 5 खा लिए, अरे भैया मेरी पेट की अभ्यास ही वही हो गया 5 खाने का, मैं खा रहा हूं। इसमें उत्तर क्या है? उसमें उत्तर ढूंढने की जरूरत ही नहीं। लेकिन हम इस तरह के उत्तर में ज्यादा चले गए। आप चावल ही क्यों खाते हैं, आप रोटी ही क्यों खाते हैं, तो आप मांसाहारी क्यों करते हैं, तो आप शाकाहारी क्यों करते हैं, आप ये वाली गाड़ी क्यों ले लिए, ये तो ठीक नहीं होती, दूसरे लिए होते। अरे भैया उनकी गाड़ी वो खरीदे हैं, आप काहे टेंशन ले रहे हो? तो हम लोग ऐसे प्रश्न लेकर के तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं मालूम है? हम पूरे दिन समस्याएं ढूंढने में लगे रहते हैं और फिर उसके समाधान ढूंढने लगे रहते हैं। जो समस्या ही नहीं है उसको हमने समस्या बना दिया, फिर टेंशन उस उत्तर ढूंढना। तो ऐसे उत्तरों की कोई जरूरत होती नहीं। ऐसे सारे उत्तरों से, प्रश्नों से बोझ हल्का हो जाए, उसके लिए सीधे जिंदगी बड़ी सरल और सहज। और इतना ही नहीं बनाया है, आने वाली पीढ़ी को भी बता रहे हैं कि तुमको भी जिंदगी कठिन बनानी। बेटा तुम्हारा बदला तभी निकलेगा जब हमसे ज्यादा दुखी होकर तुम दुनिया छोड़ोगे। ये जो कार्यक्रम है इससे निकलने के लिए इससे निकलने के लिए पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा ले आना है कि हमको सामने वाला आदमी दिखने लग जाए। अभी हमको सामने वाला गोरा दिखता है, काला दिखता है, नाटा दिखता है, लंबा दिखता है, भारत का दिखता है, नेपाल का दिखता है, हिंदू दिखता है, मुस्लिम दिखता है, ब्राह्मण दिखता है, ये दिखता है, थारू दिखता है, फलाना दिखता है, दिमाग का दिखता है। हमको आदमी, सामने वाला आदमी दिखता ही नहीं, पुरुष दिखता है, महिला दिखता है, बच्चा दिखता है, बूढ़ा दिखता है। हमको आदमी दिखता ही नहीं सामने कि मेरे जैसा ही आदमी है, सामने वाला मानव मेरे जैसा ही है, ऐसा दिखता ही नहीं है। सारी डिग्री आने के बाद डबल PhD कर लीजिए, 6 सब्जेक्ट में, मेरे एक मित्र हैं 6 सब्जेक्ट में MA किया, केवल उनकी, क्योंकि वो PhD का मुद्दा ही नहीं है ना। और जिसका वो मुद्दा है वो एजुकेशन में आया ही नहीं, जीने का मुद्दा है। चलते फिरते कल मैं जिस गाड़ी से आ रहा था, तो वो जो गाड़ी चला रहा था लड़का, क्या नाम था उसका, शादी हो गई। अब शादी हो गई तो क्या करना है, बोले अब झेलो। अच्छा बोले कैसे झेले, करें क्या इसके लिए, बोले झेलने की ताकत बढ़ा। इसका ट्रेनिंग क्या है, झेलने की ताकत बढ़ा। जो जितना झेल लेगा उतना उसका ऊपर से दिखेगा बहुत अच्छा संबंध है। उसके आते दिखते होंगे, एक्चुअली वो अंदर अंदर एग्रीमेंट हुआ है, झेलने की ताकत बढ़ाई गई है। समझ में अब भी नहीं आया कि शादी क्या हो। इस सभा में हर चीज खुलेगा, विवाह क्या है, रिलेशन क्या है, ह्यूमन रिलेशन क्या है, पति पत्नी संबंध क्या है, माता पिता संतान संबंध क्या है, ठीक है, गुरु शिष्य संबंध क्या है, मतलब टीचर एजुकेशन और स्टूडेंट रिलेशन क्या है, ये सारे रिलेशन। फिर इसमें वैल्यूज क्या है,
अगर रिलेशन है तो उसमें वैल्यू होगी। तो मेरे बड़े पिताजी जो है वो अच्छी बिल्डिंग बनाने की, अच्छी गाड़ी बनाने की जिम्मेदारी एजुकेशन ने लिया, पुल बनाने की जिम्मेदारी एजुकेशन ने लिया, अच्छे डॉक्टर अच्छे इंजीनियर बनाने की जिम्मेदारी एजुकेशन ने लिया, तो अच्छा आदमी बनाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं लेता एजुकेशन। वो बोलते नहीं ये शिक्षा का काम नहीं। दिल्ली में SCRT में हम लोग इतना जूझना पड़ा। SCRT वहां होती है हर स्टेट में, NCRT है नेशनल लेवल पे, फिर हर स्टेट में SCRT। वहां इतना जूझना पड़ा, लोग बोले नहीं ये एजुकेशन का काम है ही नहीं है, ये क्या हैप्पीनेस, ये सब एजुकेशन का है ही नहीं है। एजुकेशन मतलब मैथमेटिक्स, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये वो सब, यही एजुकेशन का काम। आप बच्चे का 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में ले रहे हो, आप उनको आदमी बनने के लिए कुछ बता नहीं पा रहे हो। तो ये इसलिए इस कार्यक्रम को रखा गया कि एक पीरियड कम से कम बच्चा जिंदगी को तो समझ जाए। मैं क्या हूं? Who am I? मैं क्या हूं? कौन हूं? क्या हूं? What am I and why am I? मैं क्यों हूं? एक मेरा शिविर था हापुड़ में, दिल्ली के पास हापुड़ है, वहां काफी बड़ा सेंटर है। तो उसमें शिविर चल रहा था 2020 में। एक लड़का आया था, युवा था हरियाणा से। तो शिविर का 5वां दिन था। तो जब तीसरे दिन हम लोग सेल्फ एक्सप्लोरेशन करवाएंगे, पूरा दिन भर सेल्फ, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं और मुझे कैसे जीना, इसी पे कराएंगे पूरा एक दिन एक्सरसाइज। तो जब वो एक्सरसाइज हुई तो शाम को बोलता है, भैया मैं बचपन से मुझे एक प्रश्न हुआ करता था कि इस दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, इस दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, वो लोग कौन सा काम ऐसा नहीं कर पाए थे कि मुझे भी आना पड़ा। उसका प्रश्न था कि मुझे बचपन से जब बताया गया कि दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, तभी से मुझे प्रश्न बनता था कि 750 करोड़ में कौन सा पहाड़ नहीं ढकेल पाए थे कि मुझे आना पड़ा। कोई काम वो छोड़े होंगे, तभी मुझे आना पड़ा। आज 5वें दिन इस शिविर में, चौथे दिन मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्यों आया, मैं हूं क्यों, Why am I? इस प्रश्न का उत्तर कोई दे ही नहीं पाता। मैं क्यों हूं पता है? इस धरती की मिट्टी को बर्बाद करने के लिए हूं, हवा को बर्बाद करने के लिए हूं, पानी को बर्बाद करने के लिए हूं, संबंधों को बर्बाद करने के लिए, और तनाव में जीने के लिए हूं, दूसरों को तनाव देने के लिए। यही समझ में आया, उसी में लगे हुए। भाई एक पौधा अगर ये उगा हुआ है या हमने उगाया है तो इसका एग्जिस्टेंशियल पर्पज है, ये ऑक्सीजन देता है, इसके पत्ते की हरियाली देखने से आंख की रोशनी बढ़ती है, ये नीचे से पानी को पर्कुलेट करता है, बहुत सारा इसका उपयोग है, तापमान को कम करता है। अगर ये फलदार है तो इसमें फल आता है, इसकी पत्तियां गिरती हैं तो मिट्टी को ह्यूमस मिलता है, उससे धरती फर्टाइल होती। पर्पज है उसका। एक तिनके का, एक छोटे से पौधे का, इस गमले में लगे हुए पौधे का पर्पज है, एक मिट्टी का, पत्थर का, निर्जीव है, इसका पर्पज है होने का। लेकिन आदमी इस धरती पर है, चैतन्य इकाई है, अपने को समझदार घोषित किया हुआ है। ह्यूमन इज द मोस्ट सिविलाइज्ड एंटिटी ऑफ द यूनिवर्स। ये किसने घोषणा किया है? ह्यूमन नहीं किया है। ठीक है, कि ह्यूमन इज द मोस्ट, मानव जो है धरती का सबसे सभ्य प्राणी है, ये घोषित कर दिया। लेकिन क्यों हो धरती पर, प्रयोजन पता ही नहीं है, होने का पर्पज ही नहीं पता है, और हम सभ्य हो गए। तो कुल मिलाकर के उस क्वेश्चन को एड्रेस करना पड़ेगा, व्हाई एम आई, मैं क्यों हूं धरती पे। अच्छा, मैं अगर पता चल गया तो रिलेशन क्यों है फिर, क्योंकि लोचा कहां है। किसी के यहाँ अभी आर्थिक स्थिति की एक बड़ी समस्या हो, सुविधाएं की बहुत बड़ी समस्या हो, लेकिन इस सभा में बैठे हुए जो लोग हैं उनके यहाँ घरों में सुविधा की कमी से ज्यादा समस्या है या संबंध में ठीक से न जी पाने से ज्यादा समस्या है। सुविधाओं की कमी है, पानी, कपड़ा, गाड़ी घोड़ा, आना जाना, इससे ज्यादा तनाव घर में होता है या संबंधों में ठीक से जी न पाने के कारण? पहला प्रश्न। हाँ, बहुत दब के बोल रहे हैं लोग।
खुलेर बोल्नु पर्यो। खुल के बोल। संबंध के कारण ज्यादा समस्या है। ठीक, अब दूसरा देखिए, मैं मैथमेटिक्स का आदमी हूँ, मैं मैथमेटिक्स में पढ़ा हूँ, कलामुद्दीन जी पढ़े, आप भी मैथमेटिक्स में काम किए, मैं मैथमेटिकली चीजों को रखूंगा। सुविधा के कारण ज्यादा समस्या नहीं है, संबंध के कारण ज्यादा समस्या है। अब आप बताइए, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का टाइम जो है, ये सबसे क्वालिटी टाइम माना जाता है, गुणवत्ता परक टाइम। इसमें जो चाहते हैं आप कर सकते हैं। कितना परसेंट सुविधा के लिए? अच्छा, अब 10% संबंध के लिए क्या करते हैं? देखिए, मैं कम से कम 80-90 हजार लोगों से बात कर चुका हूँ पिछले 15 साल में, इसलिए 10% में बताएं संबंध के लिए क्या करते हैं। अरे एक ऐसा खाना दे दिया था, इसमें नमक ज्यादा हो गया। में हम बहुत बड़ी उपलब्धि चाहते हैं, सारा समय सुविधा के लिए दे रहे हैं और उपलब्धि सारा, जाने दो इससे बात नहीं करेंगे, घमंडी है, जाने दो ये तो, इसको तो गुस्सा नाक पे रहता है, जाने दो इससे क्या बात करना, ये तो बात भरोसे के लायक ही नहीं है। काम कहां कर रहे हैं? सुविधा। उपलब्धि कहां चाहते हैं? संबंध। काम सारा सुविधा पे, उपलब्धि चाह रहा संबंध में। रेस्पेक्ट नहीं करता कोई, मेरे पे ट्रस्ट विश्वास नहीं करता, मेरा सम्मान नहीं करता, इनको सम्मान करना आता ही नहीं है, जाने दो इनके चक्कर में क्या पड़ना, छोड़ो। लेकिन छोड़ते नहीं, अंदर अंदर सोचते हैं योजना कैसे इसको गिराए। इसने बहुत नखरे दिखाए थे, इसके तेवर तो देखो। तो हम ज्यादातर समय जो देते हैं सुविधा के लिए देते हैं, उपलब्धि संबंध में चाह रहे हैं। अब ये नियम ही नहीं है तो कैसे होगा? नियम क्या है? लगानी जहां लगाएंगे प्रोडक्शन वहीं से मिलेगा। थोड़ी नेपाली शब्द पकड़ में आ गया ना। जो चीज में इन्वेस्ट करेंगे उत्पाद तो ही होगा। इन्वेस्टमेंट सारा, इन्वेस्टमेंट किस चीज को करता है आदमी? श्रम। मानव केवल और केवल श्रम कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े दार्शनिक, बड़े से बड़े नेता, सभी लोग क्या करते हैं? श्रम करते हैं। श्रम कुछ समय तक करते हैं, मतलब समय लगाते हैं। तो श्रम और समय, तो बोलते समय हमने लगाया। तो समय लगाया का मतलब क्या हुआ? कुर्सी पे बैठ के चुपचाप ऐसे बैठे हुए हैं 2 घंटा, बोले मैं समय लगाया। उसको कहीं समय में गिनती नहीं होती। समय में गिनती होती कि कितना देर आपने श्रम किया। तो श्रम के साथ ही समय है, समय का अपने आप में कुछ नहीं है। तो श्रम और समय ही इन्वेस्ट होता है, यही इन्वेस्टमेंट है, यही लगानी है। तो अभी लगानी कहां लग रही है? सुविधा के लिए। इसीलिए सुविधाएं हमारे पास आती जा रही। जितनी सुविधा में हमारी पिछली पीढ़ी थी उससे ज्यादा में हम आ गए, उससे ज्यादा हमारी अगली पीढ़ी आ जाएगी। भाई राजा महाराजा के पास जितनी सुविधाएं थी उससे कई गुना ज्यादा यहाँ बैठे हर आदमी के पास है। जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके पास जितनी सुविधाएं थी उससे कई गुना ज्यादा हमारे पास है। वो बिना सीजन के कुछ खा नहीं पाते थे। हम अब गर्मी में भी मटर खा रहे, जून में भी गोभी खा रहे। वो पंखा नहीं ऐसे बटन दबाने से उनका चल पाता था। उनके यहाँ पर्दे लगाए जाते थे, 2 आदमी ऐसे ऐसे खींचते रहते थे, तब हवा होती थी। वो बटन दबाते किसी से फोन से बात नहीं कर पाते थे जो आपका जमा कराया गया, उनका परमानेंट जमा ही था। कबूतर से आदमी से दूध भेजते थे। उससे कई गुना हम आगे हर व्यक्ति बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हम उसमें समय लगा रहे हैं। तो ये गलत नहीं है, सुविधा हमको चाहिए चाहिए। हमें तो ये मैसेज लेकर मत चले जाइएगा नहीं नहीं माइंडफुलनेस कैंप में तो सुविधा को नकारा जा रहा था। यहाँ सुविधा को नकारा ही नहीं जा रहा है। मैं जब घुसा हूं तो ये देख रहा था, यहाँ पैर रखा तो ये चुभ रहा था। तो हमने कहा इस पे देर तक नहीं बैठेंगे। तो भाई आए बोले नहीं गद्दी लगी है, तो यहाँ पैर रखा तो गद्दी थी। उसके बाद भी फिर और गद्दी मंगवाई गई। क्यों? सुविधा सुविधा के लिए, सुविधाजनक होगा। अब आप बार बार आपको गड़ेगा नीचे, अगर चुभेगा तो आप कितनी भी अच्छी बात तो सुन पाएंगे? गर्मी हो पसीना पूछेंगे कि हमारी बात सुनेंगे? तो सुविधा जरूरी है। माइक में क्यों मंगवाया? बड़ा प्रयास किया, पूरे दिन बोलना, 7 दिन तक बोलना। 50-60 लोगों से बिना माइक के भी बात हो सकती है, लेकिन घंटे 2 घंटे
क्योंकि पूरे दिन तो चिल्ला नहीं सकते। ये सुविधा है, जरूरी है। तो सुविधा जरूरी है और जरूरी है, लेकिन संबंध भी जरूरी है, क्योंकि सारी सुविधाओं का उपयोग हमको स्वयं के लिए या संबंध में ही करना है, और कहां करेंगे? तो कोई मांग लेगा आपके पास, अगर कार है, मोटरसाइकिल, और कोई मांग ले तो आप कोई बहाना ढूंढेंगे, क्या बहाना मार दें इसको। यानी किसके लिए है? आप सोचते हैं मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है। तो सुविधा सारा या तो संबंध में या स्वयं के लिए लगाते हैं, जबकि करते इसलिए मेरा नाम बार बार लीजिए, बार बार ही मेरा नाम ले, अरे इन्होंने कर दिया, इन्होंने किया। तो एक्चुअली रिलेशन जो है ये बड़ी चीज होती है, हमने इसको उपेक्षा किया। तो हम लोग यहाँ रिलेशन की भी चर्चा करेंगे, खुल के करेंगे। उसके अंदर जो वैल्यूज हैं, खासकर जो 5 वैल्यूज हैं जिनको हम हैप्पीनेस में लेकर के आए हैं। एक्चुअली इस शिविर में तो 9 वैल्यूज की चर्चा होगी, लेकिन उसमें 5 जो है वो करिकुलम में है। वो है विश्वास, सम्मान, स्नेह, कृतज्ञता और ममता। हमें लगता है ये 5 नेपाली नाम भी यही होंगे। हाँ, स्नेह और ममता सिमिलर। अभी सिमिलर लगता है, सब हिंदी में भी सिमिलर ही लगता है। अभी क्या है, मूल्यों को लेकर के ना बड़ा दिक्कत ये है, सब एक जैसे, प्यार, स्नेह, ममता, वात्सल्य बोलेंगे सब एक ही है। माया है ना। अच्छा, हमसे पहले जिन लोगों ने इनको नाम दिया वो कुछ ज्ञानवान थे कि मूर्ख थे? एक ही दे देते प्यार, बस काम खत्म हो जाता। नहीं, वो अलग अलग सच्चाई है। अभी जब ये सारे इस सभा में खुलेंगे, आपके सामने चर्चा में आएंगे, तब आपको लगेगा ये अलग अलग सच्चाई, अलग अलग संबंधों में रिफ्लेक्ट होता है। इसका अलग अलग स्वाद हमको आता है, स्नेह का अलग आता है, कृतज्ञता का अलग आता है, प्यार का अलग, ये सब अलग अलग स्वाद है। इसकी चर्चा यहाँ की जाएगी। अभी मैं कोर्स बता रहा हूं क्या है, ठीक? तो ये कोर्स है एक्सप्लोरिंग सेल्फ, एक्सप्लोरिंग या अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, स्वयं को समझना, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, संबंध को समझना। अब संबंध में कहां कहां संबंध है? तो संबंध मेरा परिवार में है, समाज में है और प्रकृति के साथ है। यही 3 प्रकार के संबंध हैं। मेरा संबंध मेरे परिवार में है। परिवार मतलब ब्लड रिलेशन, खूनी संबंध, रक्त संबंध, इसको बोलते हैं पारिवारिक संबंध। दूसरा समाज में होता है जिसको वैचारिक संबंध बोलते हैं। विचार के आधार पर हम उसको अर्न करते हैं, अर्जित करते हैं। हम सबको संबंधी नहीं बनाते, इसलिए उसको वैचारिक बोलते हैं। और तीसरा एक नेचुरल रिलेशन है, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, उसको भी हम नकार नहीं सकते। ये 3 स्टेज पे रिलेशन है, इन तीनों स्टेज पे रिलेशन को हम समझेंगे। इसमें क्या वैल्यूज है उनको हम समझेंगे, उन वैल्यूज को हम अपने में रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, मेरे अंदर ही वो पहचान में आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, स्वयं को समझना, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, संबंध को समझना, कहां? परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे और प्रकृति के स्तर पे। इतने ही कोर्स है, इसको समझ के जीना। तो कोर्स बहुत छोटा सा है। छोटा है ना? छोटा है कि छूटा है? छोटा सर, छोटा हमारा सब छोटा। दमदार बच्चे निकलने चाहिए। अभी हम दमदार नहीं, दमदार का मतलब होता है समझदार, इसको दमदार बोलते हैं। समझ, जैसे मुझे इस समझ में आ गया, अब हम वैसा ही जीने लगेंगे। अब खाना जाकर वहां थोड़ी ढूंढेंगे,
तो जब दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम के नाम से कोर्स बनाने की बात आई, तो अपने यहाँ शिक्षा में बहुत सारे सो कॉल्ड शिक्षाविद बैठे रहते हैं, आपको पता होगा, मठाधीश बिल्कुल वहां जमे हुए हैं, और वो जो लिख दिए हैं उससे अलग आप बात करेंगे तो एजुकेशन की बात नहीं है, ऐसा वो तुरंत नकार देते हैं। तो लोगों ने ये कहा कि ये हैप्पीनेस करिकुलम एजुकेशन में आएगा, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ है आपके पास? क्योंकि सरकारी कार्यक्रम में सरकारी कागज ढूंढा जाता है। तो फिर भारत में आजादी 1947 से हुआ, पहला वहां कोठारी आयोग का गठन हुआ शिक्षा के लिए, उसके बाद नई शिक्षा नीति आई, फिर उसके बाद यशपाल कमेटी आई, फिर उसके बाद एनसीएफ आया, फिर यूनेस्को में काम हुआ, यूनेस्को ने कुछ गाइडलाइन, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने गाइडलाइन दिया, फिर अभी एनईपी 2020, सारा डॉक्यूमेंट निकाल के जब दिया तब उन्होंने कहा, और फिर उनके शिविर हुए, बोले नहीं जी काम तो इस पे करना है। फिर बोले कि पीरियड कैसे निकलेगा, पीरियड कैसे निकलेगा? एससीईआरटी में सबसे बड़ी बाधा ही होगी, पीरियड कहां से आएगा? स्कूल तो ऑलरेडी पैक है, एक एक मिनट में सब सब्जेक्ट बंधे हुए हैं। तो बोले है ऐसा करेंगे कि 15 मिनट हम इसको दे देंगे मॉर्निंग असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली 15 मिनट ही हो जाएगा। हमने कहा चलिए 15 मिनट आपने दे दिया। हमने कहा फिर मैथ्स जो आप पढ़ाते हैं वो किस लिए पढ़ाते हैं? मैथ साइंस से किस लिए पढ़ाते हैं? लैंग्वेज ये किस लिए पढ़ाते हैं? मैथ किस लिए पढ़ाते हैं? एक तो ये पढ़ाते हैं कि मैथ समझ में आ जाए, मैथ्स की जो टर्मिनोलॉजी है, जो ऑपरेशंस है उसके, जो उसके सिद्धांत है वो समझ में आ जाए। समझ के क्या करेगा? जिएगा। तो जीने के लिए जी के क्या होना चाहिए उसको? खुशी मिलनी चाहिए कि दुखी? खुशी मिलनी चाहिए। तो बोले मैथ समझेगा और बाद में जी करके खुश होगा, साइंस समझेगा और जी करके खुश होगा, लैंग्वेज समझेगा और जी के खुश होगा। हमने कहा कितने मिनट का पीरियड होता है? बोले 40 मिनट। हमने कहा 38 मिनट दे दीजिए समझने के लिए, 2 मिनट दे दीजिए खुशी के लिए, क्योंकि अंदर तक खुशी होना चाहता है। ऐसे कितने पीरियड है? बोले से 8 पीरियड में कितने मिनट निकल गए? 16 मिनट। 15 आप पहले से दे रहे हैं, कितना हो गया? 1 पीरियड हो गया। बस इतना ही चले आते हैं, उसका असेसमेंट भी करते हैं, तब वो वैलिड हो। आप टाइम टेबल में नहीं लाएंगे, आप उसका असेसमेंट नहीं करेंगे, तो फिर वो कर्मकांड जैसा हो गया कि अपना अगरबत्ती दिखाया, खोज दिया, भगवान आप मेरा ध्यान रखना, आपका बस इतना ही हम ध्यान रख पाएंगे कि अगरबत्ती दिखा दिया, इससे ज्यादा आपका ध्यान हम नहीं रख पाएंगे, लेकिन आप मेरा पूरा ध्यान रखना। 2 रुपए चढ़ाएंगे, बोलेंगे पूरा 2 लाख रुपए देना। इतने लो इन्वेस्ट पे इतना बड़ा हम उपलब्धि चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर हम वास्तव में बदलाव चाहते हैं तो हमको पाठ्यक्रम, मान लीजिए दिल्ली में बना है, तब दिल्ली का पाठ्यक्रम लाएंगे, उसको ट्रांसलेट कर लेंगे, वो नहीं चलेगा। ओनरशिप आपकी नहीं रहेगी तो नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? 2 चीजें आ जाएंगी। एक तो यहाँ के परिस्थितियों के अनुसार वो नहीं बना है, इसलिए वो गैप आएगा। दूसरा, अगर आपकी ओनरशिप नहीं है और उसका ओनर कहीं और बैठा है, तो किसी एक समय में आपके मन में या आने वाली पीढ़ी के मन में या कोई टीचर के मन में विरोध आ जाएगा, नहीं भैया हम तो दिल्ली का चला है। आ सकता है, नेचुरल है। इसलिए ये ठीक पद्धति नहीं है। ठीक पद्धति यह है कि नेपाल में अगर एक नगर पालिका ने अपना कमिटमेंट किया है तो एक नगर पालिका लग करके 2-4-6 महीने में इसका पाठ्यक्रम बना ले, टेक्स्ट बुक ही बना ले, हैंडबुक बना ले। फिर ओनरशिप यहाँ की होगी। अब जिसका मन है वो चलाए, अब कहीं से ला नहीं रहे आप, यही की ओनरशिप है। ये ओरिएंटेशन कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि इसको संचालन कौन करेगा? स्कूल में प्रिंसिपल करेंगे। तो प्रिंसिपल पहले जान ले है क्या ये, नहीं तो उल्टा सीधा कोई कुछ बताएगा, कोई जाके कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। तो पहले मुझे पता हो कि है क्या। दूसरा, फिर आप में से ही जिनकी रुचि है वो लोग उसको बनाएं, लिखें, चिन्हित हो। या और टीचर आप जानते होंगे जिनका लिखने पढ़ने में ज्यादा रुचि हो, उनको आप लगा भी सकते हैं। फिर लिखने का काम शुरू हो। फिर लिखने का भी 2-3 चरण में 2-3 राउंड होगा। फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग होगी, फाइनलाइजेशन होगा, वेट होगा,
भाई ये आप कोई मनमानी तो कर नहीं सकते, सरकार में शासन में भेजेंगे, उसका वेट होगा भाई अपने देश की जो संप्रभुता है उसके अनुकूल है कि नहीं, हमारा जो शिक्षा नीति है उसके अनुकूल है कि नहीं, वो सब चीजें देखी जाती है। तो वो सब होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें शुरू होना, उसका तैयार होना। अच्छा, इसमें चूंकि कोई इसको पास कराना इसलिए आसान होता है कि ये किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, धर्म पद्धति से, किसी पूजा पद्धति से जुड़ा नहीं है, किसी देश से के संप्रभुता से इसका कोई जुड़ाव नहीं है कि नहीं उस देश का इस देश का है, तो इसलिए बहुत आसानी से स्वीकार हो जाता है, किसी वाद में नहीं है ये फंसा हुआ। जैसे ही पता चलता है ये कैरिकुलम तो यूनिवर्सल है। एजुकेशन में क्या चीजें आती है, जो चीजें लॉजिकल हो वो एजुकेशनल हो, उसका नहीं औचित्य उसका सिद्ध हो सके, वो यूनिवर्सल हो। ऐसा नहीं है कि कावासोती के लिए है और काठमांडू के लिए नहीं है, वो भी नहीं चलेगा। यूनिवर्सल हो, फिर मतलब रेशनल हो, लॉजिकल हो, यूनिवर्सल हो, वेरीफाइएबल हो, उसको वेरीफाई कर पाए यानी असेसमेंट कर पाए, और रेप्लिकेबल हो। रेप्लिकेबल यानी कि मैं जी करके देखा तो आप भी जी के देख सकते हैं, दूसरे भी उसको स्वीकार करें। उस पर ये इतनी 4-5 खूंटे हैं। ऐसा अगर कोई चीज है तो वो एजुकेशन में सहर्ष स्वीकार होता है और पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। इस कंटेंट की यही खासियत है कि 5 चीजें इसमें है। अभी जो 1-2 घंटे बाद किसी जाति से, किसी क्षेत्र से बधा हुआ बात हुआ नहीं हुआ, ऑल ह्यूमन बीइंग की बात होती। इसलिए इसको पास कराना कहीं से बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, मजे की बात क्या, हर आदमी खुश होना चाहता है। थोड़ा सा जो लोग पीठ टिकाए हैं खंबे में या दीवार में, वो ध्यान देंगे क्योंकि उसमें स्लीपिंग पाउडर लगा है। प्रस्ताव को मानना नहीं है, जानना है, जांचना है, स्वनिरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। इसके लिए हमको प्रश्न लेके आने हैं, क्वेश्चन लेके आने हैं। अब क्वेश्चन में दिक्कत क्या हो सकती है, भाषा की दिक्कत हो सकती है। आपको लगेगा मैं क्वेश्चन कैसे करूं। आप नेपाली भाषा में क्वेश्चन करेंगे, खुल के करेंगे, खूब ज्यादा करेंगे। मैं गुजरात में शिविर लेता हूं, वहां लोग गुजराती में प्रश्न करते हैं। महाराष्ट्र में लेता हूं, मराठी में करते हैं। असम में शिविर लिया, असमीज में करते हैं। बंगाल में लिया, बंगाली में करते हैं। हमको हर भाषा थोड़ी आती है, एक आदमी सब भाषा सीख भी नहीं सकता है। लेकिन प्रश्न आप करेंगे, मुझे समझ में आ गया प्रश्न तो मैं उत्तर कर दूंगा, नहीं तो आप में से कोई बता देगा क्या प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न करने में कंजूसी नहीं करना है, और प्रश्न जरूर करना है, जरूर करना है। क्योंकि प्रश्न करने का अर्थ क्या होता है पता है आपको? आप प्रश्न कब करते हैं? जब आपको कंटेंट समझ में आ रहा होता है। आप सुन नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं तो प्रश्न बनता है। इधर उधर की बात से कोई मतलब नहीं होता है। वो किसी शायर ने कहा है ना कि यहाँ वहां की बात न कर, यहाँ वहां की बात न कर, बता कि कारवां डूबा कैसे। इतनी लगानी शिक्षा में लग रही है, उपलब्धि सुविधा के क्षेत्र में हो रही है, मानव के क्षेत्र में क्या हो रही है? झगड़े बढ़ रहे हैं, कलेश बढ़ रहा है, परिवारों के विवाद बढ़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी में मुकदमे बढ़ रहे हैं, पुलिस थाने में लोग ज्यादा जाना पड़ रहा है, जेल ज्यादा बढ़ाने पड़ जा रहे हैं, बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल शोषण के अड्डे बनते जा रहे हैं, डॉक्टर पे भरोसा ही नहीं रह गया, वकीलों पे भरोसा ही नहीं रह गया, पुलिस पे भरोसा ही नहीं रह गया, टीचर पे भी भरोसा नहीं, नेता पे तो पहले से नहीं था। नेता को तो फिल्मों ने भी बता दिया भरोसे लायक नहीं होता। ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितनी लगानी जा रही है। तो हम देखिए, मुझे गाड़ी बढ़िया चलानी आती है, इससे ये निश्चित नहीं होता कि मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं गाड़ी चलाऊंगा कहां? सड़क पर। और सड़क पर मैं अकेले थोड़ी चलाऊंगा, और भी लोग चलाएंगे। उनको भी गाड़ी ठीक से चलानी आनी चाहिए, नहीं तो आप खूब बढ़िया चलाएंगे, आपके पास लाइसेंस भी वैलिड है, आप सारे नियम कानून करेंगे, फिर भी ठोक के आपको पहुंचा देंगे ऊपर।
भाई मुझे ये चीज समझ में आ गई, मैं अपना घर में बैठा रहता, अच्छे से जीता। लेकिन नहीं, पता है ये एजुकेशन में आएगा, पूरी दुनिया में आएगा, और नेपाल से ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि ये तो पहले से ही हिमालय, सारे लोग बोलते थे ज्ञान के लिए कहाँ जाओ, हिमालय में जाओ। आप तो पहले से हिमालय में बैठे हुए। इसीलिए पूरा ये जो हिमालय का बेल्ट है, मतलब पूरा नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे करके ये पूरा का पूरा देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि, देवभूमि का मतलब क्या होता है? तो आप लोग क्या हैं? देवभूमि का मतलब कि जहां पर रहने के लिए देवता भी तरसते हो, उसको देवभूमि बोलते हैं। क्योंकि ये मतलब क्या है ना, ज्ञान के लिए बहुत अच्छी जगह है। इसीलिए आप इस बेल्ट में देखेंगे पूरा हिमालय या हिमालय की तराई, हिमालय का बेल्ट या हिमालय की तराई, मतलब ये जो इंडिया का भी जो है, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, गोंडा, बहराइच जैसे लेते हुए सारा, सुविधा के क्षेत्र में कम काम हुआ, ज्ञान के क्षेत्र में इतना काम हुआ। महावीर, बुद्ध, मतलब आप गिन लीजिए पूरा सब लाइन से, अभी तो मैं 2 नाम लिया हूं, ऐसे बहुत सारे लोग यहां ज्ञान अर्जित किए और पूरी दुनिया में गए हैं। फिर लेखक, कवि, कला, संस्कृति, क्योंकि ज्ञान के लिए बहुत फर्टाइल भूमि है, ये बहुत अच्छी जगह है हमेशा से। गोरक्षनाथ, वो भी तो योगी थे, यहाँ आके तब किए। तो ये पूरा बेल्ट जो है ज्ञान का बेल्ट है। तो मैं जब आदरणीय नागराज जी से कहा, मतलब मैं इसको जो समझा हूं पूरा, एक अग्रहार नागराज जी हुए, अभी वो नहीं है, 2016 में निधन हो गया, कर्नाटका के रहने वाले थे, ज्ञान की तलाश में अमरकंटक में आके साधना किए 20-25 साल, और फिर जैसा उनको एग्जिस्टेंस में जो चीजें दिखा वैसा बताते थे। तो उनके पास साइंटिस्ट, IITian, डॉक्टर ये ज्यादा जाते थे, क्योंकि उनकी सारी बात लॉजिकल होती थी, तो वो लोग उसको सुनते थे, समझते थे। तो मेरा भी ये सौभाग्य था कि मैं 10 साल उनसे संवाद किया, 10 साल तक उनसे बातचीत करता रहा। जब भी मेरी छुट्टियां होती थी मैं अमरकंटक चला जाता। तो उनसे जब मैं कहा कि मैं गोरखपुर, क्योंकि मेरा नेटिव जो प्लेस है गोरखपुर है, पढ़ाई लिखाई गोरखपुर में हुई है, क्योंकि काम के लिए दिल्ली चला गया, तो वो बोले कि नेपाल जरूर जाना आप, ये कहे थे 2009 में कि नेपाल आप जरूर जाना। नेपाल में अगर ये कंटेंट लोगों के पास जाता है तो पूरी दुनिया में जाएगा, क्योंकि वो पूरा इलाका, उत्तराखंड भी जाना, अभी उत्तरकाशी में बहुत सारे शिविर हो रहे हैं हमारे, उत्तरकाशी में, गंगोत्री में, सब जगहों पे। तो बोले यहाँ जाना, यहाँ से बहुत ज्यादा ये चीजें जाएंगी लोगों तक। तो वो पीछे वही उद्देश्य था कि ज्ञान यहाँ स्वीकार होता। अभी पश्चिमी दिल्ली में इतना आसान नहीं था, दिल्ली में बहुत कठिन था। दिल्ली में जैसे आप लोगों का भी सर्कुलर हुआ होगा ना, मध्य बिंदु नगर पालिका, आप लोगों को 7 दिन के लिए जाना है और रेजिडेंशियल रहेगा, और पता चला मोबाइल भी जमा हो गया तो रेजिडेंशियल शिविर रहेगा। अब आजकल रेजिडेंशियल बहुत कठिन हो गया ना, क्योंकि हमने घर कंफर्ट जोन वाले बना लिए, हमको उससे निकलना थोड़ा कठिन होता है। तो दिल्ली में भी ऐसा होता था, ऑर्डर आ गया और हापुड़ जाना 100 लोगों को, तो लोग बड़े गुस्से में आते थे, शिविरों में बैठ जाते थे और इधर शिविर चलता था, गुस्से में रहते थे। तो कुछ खाना को लेकर विवाद कर देते थे, कंटेंट को लेकर कर नहीं पाते थे। तो एक टीचर बोले, भैया मैं सोचता था कि दिल्ली से जा रहा हूं हापुड़ और ये लोग हमको जबरदस्ती भेज रहे हैं, इनकी खटिया खड़ी करके आऊंगा। हमने कहा क्या हुआ, खटिया खड़ी हुई? बोले नहीं, 5वें दिन पता चला मेरी खटिया पहले से खड़ी है। तो वहां एक नारा बन गया दिल्ली में, कोई भी टीचर, जैसे मान लीजिए अब कलामुद्दीन जी का नाम आ गया, तो बोले अरे भाई, और कोई है कृष्णा जी मान लीजिए शिविर करके आए हैं, तो बोलेंगे कृष्णा भाई आप हापुड़ गए थे शिविर करने, कैसा है, मेरा भी नाम इस बार आ गया। बोले जाओ, जबरदस्ती जाओगे, जबरदस्त होके आओगे। ये नारा बन गया। कारण क्या है? संबंध की बात होगी, मेरी बात होगी, मेरे संबंध की बात, मेरी बात होगी, मेरे संबंध की। मेरा जीना कितने में है? इतने ही में। मेरे बच्चे के साथ मेरे बच्चे से मेरी बातचीत नहीं हो पा रही है,
और मैं यूनाइटेड नेशंस को सुझाव देने के लिए बैठा हुआ कि दुनिया में शांति कैसे आएगी। मेरी पत्नी के साथ जीना नहीं हो पाता, और मैं पूरी दुनिया में बता रहा हूँ कि कैसे रूस में कैसे पुतिन को क्या करना चाहिए और यूक्रेन वाले को क्या करना चाहिए। ये सब मेरे पास एक्सपर्ट एडवाइस है। मेरे बच्चे को, मुझे याद आ रहा है कि मेरे बगल में एक वकील साहब थे, 2001 की बात है, जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस समय पाकिस्तान के साथ कुछ गर्मी आई थी, तो सीमाओं पर सेनाएं इकट्ठा हुई थी। तो मुझे याद है कि वो आए, एक बार मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो वहां बैठ के बोलते हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, बहुत बेकार आदमी है, इसको तुरंत हमला कर देना चाहिए पाकिस्तान। पता नहीं क्या सोच रहा है। हमने कहा वकील साहब, वो आपके बेटे को पहले वहां यूपी में साइंस या आर्ट लेना है, ये 9th में तय हो जाता था। आप कितने से पढ़े होंगे? 11 से ना, तो 9th में ही तय हो जाता था साइंस लेना का आर्ट लेना है। तो हमने कहा वकील साहब, वो आपके बेटे का तय हो गया कि साइंस लेना है कि आर्ट लेना है? आप 2-3 महीने से परेशान थे। बोले नहीं बेटा, हमसे थोड़े उम्र में ज्यादा थे। हमने कहा नहीं बेटा, तय नहीं हुआ है, आप मेरे घर आ जाओ, बातचीत करो बेटे से, कुछ तय हो जाएगा। हमने कहा आपके यहाँ बेटे को साइंस या मैथ लेना है, 3 महीने से तय नहीं हो पा रहा है, और प्राइम मिनिस्टर से अपेक्षा रखते हैं वो तुरंत हमला कर देते हैं। तो हमारे पास एक्सपर्ट एडवाइस बहुत ज्यादा है। हमारे आसपास जीना हमारा बहुत खराब है। एक भी व्यक्ति मुझे स्वीकारने को तैयार नहीं है मेरे घर में। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे पिता स्वीकार ही नहीं रहे हमको। हमको उतना बड़ा मान ही नहीं रहे, हमको बहुत काम लायक माने। हमारे पास दुनिया का सारा समाधान है, यहां आके हम खड़े हो गए। ऐसे चलेगा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हमारे घर में अगर ठप्पा लगता है, हमारा अगर घर के अंदर ठप्पा लग गया, वो सिक्का पूरी दुनिया में चलेगा, और पूरी दुनिया से ठप्पा लगवा के लाएंगे, घर में फर्जी हो जाता है, फेक करेंसी हो जाती है, नहीं चलता है। आप बाहर का फोटो लेके आइए, ये देखो वहां खारू गांव रिजॉर्ट में देखो शिविर हुआ था, और मुझे कितना, मैं बोला, कितना बढ़िया बोला, देखो लोगों ने कितना स्वागत किया, ये किया वो किया। उधर से क्या आएगा? हाँ वो ठीक है, रखो रखो, हमको पता है। आपके साथ संवाद करके और खूब तालियां बजवा के जा सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं बहुत अच्छा हूं। मैं अच्छा हूं, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? माय फैमिली, मेरा परिवार, क्योंकि वहां 100% ट्रांसपेरेंसी रहती है। वहां आचरण ही चलेगा, आपका भाषण चलेगा ही। जैसे ही घर के चौखट के अंदर आप घुसते हैं, आपकी डिग्री फेल, आपका पैसा फेल, आपका पद फेल, आपका रंग रूप फेल। क्या चलेगा? ओनली आचरण, कंडक्ट, आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार, और कुछ नहीं चलेगा। कोई आदमी, कोई जीव, कोई जंतु, कोई पेड़, कोई पौधा, कोई मिट्टी, कोई पानी, कोई हवा, पंखा, लाइट, बल्कि उल्टा ये सब सहयोग करेंगे। ये सारी चीजें हमारे सहयोग में उपलब्ध है कि हम समझ पाए। क्योंकि मानव का पैदा होने से लेकर मृत्यु तक 2 ही काम है, समझना और जीना। समझना और जीना। समझने वाली धरती पर एक ही इकाई है, वो है मानव, मनुष्य। और कोई समझने के लिए परेशान नहीं, किसी का स्कूल नहीं होता है, किसी के पास प्रश्न नहीं है। गाय, भैंस, कुत्ता, भेड़, बकरी, किसी के पास क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन किसके पास है? छोटा सा बच्चा है, बोलेगा पापा ये पंखा चल क्यों रहा है? पापा ये जल कैसे गया? मम्मी पेन से लिखता क्यों है? मम्मी खाना क्यों खाते हैं? कितने प्रश्न करता है छोटा सा बच्चा। एक छोटा सा बच्चा कितने क्वेश्चन करता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करता है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। क्यों क्वेश्चन करता है? इससे सिद्ध क्या होता है? मानव समझने वाली इकाई है, वो समझना चाहती है, हर चीज समझना चाहती है। हम उस काम में लगना ही नहीं चाहते। हमको लगता बस हो गया, 2 रोटी जुगाड़ हो गया, एक मकान बन गया, 2 रोटी जुगाड़ हो गया, एक गाड़ी घोड़ा ले लिया, बस जियो, खाओ पियो, सो आराम से। बीमार हो तो हॉस्पिटल ही है।
तो हमको लग रहा है समझ, तो जबकि अगर हम सब देखने जाएंगे तो ह्यूमन बीइंग समझना जीना, समझना जीना, समझना जीना, यही कार्यक्रम ही है। बाकी सब खाना पीना है और निकालना है, और क्या करना? खाना पीना निकालना, खाना पीना निकालना। हम खाना पीना निकालना को बड़ा मान लिए। पहले लोग सुबह उठ के मेहनत करते थे, दौड़ते थे, भागते थे, बोले किस लिए? बोले खाने के लिए। अभी सुबह उठ के लोग मेहनत किस लिए करते हैं? वो तो सुबह 2 गिलास पानी पिएंगे, फिर चाय पिएंगे, फिर कॉफी पिएंगे, फिर खैनी खाएंगे, फिर सिगरेट पिएंगे, फिर कुछ और पिएंगे, फिर करेंगे, फिर टहलेंगे, दौड़ेंगे, फिर भी वो नहीं निकलता। उनसे दवाई लेगा, क्योंकि आहार बदल गया हमारा। क्यों बदल गया? क्योंकि हमको लगा हम आहार के लिए ही है धरती पे। हमको लगा हम खाने के लिए धरती पे, तो खाने में ही इतना ज्यादा सोचने लग गए, इतनी वैरायटी में चले गए। आज तक पता नहीं आदमी को खाना क्या है। जरा YouTube पे देखना कोई नई डिश आई क्या। हमको लगा हम खाने के लिए ही है। तो खाना पीना भी जरूरी है, लेकिन खाना पीना बहुत छोटा हिस्सा है। आप कितनी देर खा सकते हैं? बाकी टाइम क्या करेंगे? तो उस खाने वाला जो चीज है उसको उगाएंगे, उसके लिए प्रोडक्शन करेंगे, मेहनत करेंगे, कमाएंगे। और टाइम तो आप देखेंगे जो खाने वाला हिस्सा है, सभी के घरों का, सबके घरों का बजट आप बनाएंगे तो आज के डेट में सबसे कम खर्चा खाने पे। आटा क्या रेट है? 40 रुपए किलो। मतलब मैं इंडियन जोड़ रहा था। मेरे चित्रण में तो ऐसे ही चल रहा है ना। तो आटा क्या रेट है? 80 रुपए केजी। और फेस क्रीम क्या रेट है? 80,000 रुपए केजी। हमारा खर्चा किस पे हो रहा है? रोटी पे कि क्रीम पे? ऐसे आप देखेंगे तो हमारे घरों में जितना वैरायटी, बाहर खाना, बाहर जाके खाना, ठीक है, कपड़े बदलना है तब भी जबरदस्ती कपड़े लाना, ठीक है, बहुत सारे कपड़े रखे हैं। आज स्थिति है खासकर महिलाओं की, खासकर महिलाओं की, बहनों की स्थिति है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, 7 दिन तक 7 अलमारियों को आंसू आते तो सारी अलमारियां गीली हो जाती। नंबर ही नहीं आ रहा कपड़ों का, बेचारे अलमारी में तरस रहे, फिर भी नया चाहिए, फिर भी नया चाहिए। अब कहाँ टाइम है सोचने का? है टाइम? एजुकेशन में बातचीत क्या करते हैं? एजुकेशन में क्या करते हैं? छल फल, बातचीत, चर्चा पर चर्चा। वही हम यहाँ 7 दिन करेंगे। यहाँ किसी से नहीं कहा जाएगा फावड़ा उठाइए जाइए। वो हालांकि हम लोग अपने अध्ययन में फावड़ा भी उठाते थे, क्योंकि वो तो वहां तो नियम था कि 7 घंटा अध्ययन करना, 5 घंटा श्रम भी करना है। गौशाला में जाके गोबर उठाना है, गाय दूध भी निकालना है, क्योंकि इसलिए श्रम का अभ्यास बहुत जरूरी है। हमारे पास जैसे जैसे पैसा आ रहा है आपको श्रम फालतू चीज लग रहा है। अगली पीढ़ी को हम एक गिलास भी नहीं धुलना देना चाहते। ना बेटा, तो रख दो बेटा, धुल जाएगा बेटा, रख दो, तुम पढ़ो। बच्चों को क्या काम दिए हैं? खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा, खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा, खा ले। खाने को तैयार ना पढ़ने को, यानी आपको नकार चुका है। हमारा बच्चा ही हमको नकार चुका है, इनको कुछ आता नहीं है। क्योंकि बचपन में हमने उसको बोल दिया राजा बेटा, आजा आजा मेरा राजा बेटा। अब वो जिंदगी भर प्रजा ढूंढता है, पूरी जिंदगी प्रजा ढूंढता है, यानी हमेशा कहीं शासन की जगह पे बैठना चाहता है। कोई अधिकार पा लेना, कोई पद पा लेना, हमेशा उसी चक्कर में है। क्योंकि बचपन में उसको बोल गया था तू राजा बेटा।
नहीं मिलेगा तो फिर आपको ही प्रजा बना देगा, अपने माता पिता पे शासन शुरू कर देगा, क्योंकि आप ही ने उसको राजा बनाया था। कैसी कैसी, मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, तो एक बच्चा 3-4 साल का बच्चा था, तो सीट पे उछल रहा था, उछलते उछलते ढप से सीट पे गिर गया। जब सीट पे गिर गया तो उसकी माँ जो है उसको उठाई और सीट को हाथ से मारती है, हट हट, ये मार दिया तुमको, ये मार दिया। अब मैं हंसने लगा, उनके हस्बैंड बोले क्या हो गया? हमने कहा ये बच्चा जिंदगी भर अपनी गलती नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि आप ही बता रहे हो कि अपनी गलती से नहीं गिरे, ये सीट की गलती थी, वो बेचारा निर्जीव सीट उसने गिरा दिया। ऐसी इस स्तर की हम लोग छोटी छोटी मूर्खताएं करते हैं जिसका मैसेज इतना गलत जाता है। अब वो बच्चा जिंदगी भर अपनी गलती मानेगा कभी? हम उसको बता रहे तेरी गलती नहीं थी। भाई आप बताते कि बेटा जो तुम उछल रहे हो, ट्रेन चल रही है, इसके कारण गिर गए हो, आपकी गलती थी, थोड़ा ट्रेन चलते समय मत उछलो, तब उसको लगता है मेरी गलती। आप तो उसकी गलती बता ही नहीं रहे हो, आप तो बता रहे हो सीट की गलती थी, हट इसने मार दिया, इसने मार दिया। हम सब भी करते होंगे। तो हम कैसी परवरिश कर रहे हैं बच्चे की? उसके सामने टारगेट क्या रखते हैं? वो देखो उसकी गाड़ी, उसका तो मकान देखो, वो देखो उसका बेटा ये हो गया। सारे मॉडल, कौन अच्छा जी रहा है कोई मॉडल नहीं। भाई बुद्ध को हम भगवान मानेंगे, लेकिन हमारा बेटा अगर बुद्ध बनने लग गया तो नहीं बेटा तुम्हारे लिए नहीं, तुम मत बनना। तो हम आज जिंदगी भर एटीएम मशीन बने रहे। हमें चाहते हैं हमारा अगली पीढ़ी भी एटीएम मशीन बन जाए, यानी जितना दुख मैं पाया था उससे ज्यादा दुख वो पाया, तब बदला निकलेगा बाद। हम आदमी नहीं बना रहे। इसके लिए कार्यक्रम है, इसमें रिलेशन पे ध्यान जाए। रिलेशन पे ध्यान कब जाता है? जब सेल्फ पे ध्यान जाता है, स्व पे जाएगा, तब संबंध पे जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं स्व हूं, मैं स्व हूं, मेरे जैसे ही आप हैं। मैं सेल्फ हूं, क्या हमारे आप में सोचने विचारने में अंतर, खाने पीने में अंतर हो सकता है। आपको हो सकता है करेला अच्छा लगता हो, हमें ना अच्छा लगता हो, उससे क्या मतलब? इसी जो ज्ञान की बात, समझ की बात हो रही है, उसमें करेला खाना कोई दिक्कत करेगा? आप करेला सब्जी खा के सुनिए, मैं भिंडी की सब्जी खा के सुनूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम करेला भिंडी पर ही भिड़ जा रहे हैं एक दूसरे से। तुम क्यों खाते हो? तुम क्यों करेला खाए? ये ठीक नहीं है। तो हम ऐसी चीजों पे भिड़ रहे हैं जो इतनी बड़ी चीज नहीं थी। जो बड़ी चीज है वो है आदमी की समझ। तो सेल्फ को समझते हैं, अपने को समझते। जैसे झगड़ा होगा पति पत्नी में, देखिए पति पत्नी के एग्जाम्पल ज्यादा आएंगे। आप लोगों को कोई परहेज तो नहीं है? अच्छा, तो पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो बोलते हैं तू क्या, तुम तो मुझे समझ ही नहीं सकते हो, तुम्हारा खानदान भी नहीं समझ सकता। आप लोग क्या नहीं होता होगा? क्या करूं, जान दे दूं? अब ये क्या चीज है? ये स्टेटमेंट क्या चीज है? जो आदमी स्वयं को नहीं समझ सकता वो दूसरे को कभी नहीं समझ सकता। दूसरे को हमेशा वो महिला के आधार पे, पुरुष के आधार पे, जॉब के आधार पर, रंग के आधार पे, रूप के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, इन्हीं सब आधार पे समझेगा। ये चार्ट में लगाना पड़ेगा। आधार पे समझते हैं, इसलिए हम समझ नहीं सकते दूसरे को। सेल्फ अगर अपने को समझ लिया तो दूसरे को हम समझ जाएंगे, क्योंकि दूसरा भी सोचता है, विचार करता है, इच्छा करता है, कार्य करता है, बोलता है। आदमी क्या करता है? परमानेंट नहीं, ये जो सीट है ना, ये एक्चुअली सनमाइका है। सनमाइका पे नहीं चलता है। जैसे वो बोर्ड वहां रखा था, वो बोर्ड है। आदमी क्या करता है? सोचता है, बोलता है, करता है। आगे बोलता है और करता है।
अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो गड़बड़ी कहाँ हुई थी? अगर वो कुछ गलत बोल रहा है तो गड़बड़ी कहाँ हुई थी? अभी हम काम क्या करते हैं, नहीं तुम ऐसे कर रहे हो, ठीक नहीं ऐसे करो। सो के खा रहे थे, नहीं ठीक नहीं बैठ के खाओ। जैसे कोई आदमी जो है पेड़ काट रहा है तो बोले बहुत सारा पेड़ काट रहा है, जाके बोले देखो ये पेड़ काटना ठीक नहीं है। बोले जी देखो पेड़ काट रहा है। अब कोई गए वहां पर और बोले कि ये देखो तुम जो पेड़ काट रहे हो ना गलत काम है, पेड़ नहीं काटना चाहिए, इतना पेड़ क्यों काट रहे हो? बोले अच्छा पेड़ नहीं काटना चाहिए। बोले नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत काम है, इससे पर्यावरण में संतुलन होता है, पेड़ मत काटो। बोलता आज के बाद में पेड़ नहीं काटूंगा। अब वो जाता है तो जमीन में से खोद के पानी खूब निकालना शुरू कर देता है, खोद खोद के पूरा पानी निकाल के बाहर बहाना शुरू कर देता है। तो फिर कोई गया, बोले अरे क्या कर रहे हो? बोला पानी निकाल रहा हूँ जमीन में से। बोले अरे इतना जमीन के अंदर से पानी इतना ज्यादा नहीं निकालना चाहिए, जमीन के अंदर का जो पानी है वो जमीन के अंदर ही उसका उपयोग है, क्योंकि धरती गर्म होती है, उसका तापमान नियंत्रित करना पड़ता है और पेड़ पौधों के लिए वो पानी होता है, इतना मत निकालो, गहरा बोरिंग मत करो, सबमर्सिबल मत लगाओ, ये ठीक नहीं है पानी ज्यादा निकाल। अच्छा ये ठीक नहीं है? बोले नहीं जी ठीक नहीं है। बोले अब जिंदगी में मैं नहीं निकालूंगा। फिर जाके कोयला खोद के निकालना शुरू किया। तो क्या कर रहे हैं, उसके करने को हम बदल रहे हैं, उसको एक बार में उसके थॉट प्रोसेस में नहीं ला रहे हैं कि इको बैलेंस क्या चीज होता है। हम केवल इसी तरह से कहते हैं। एक और तरीका चलता है, आदमी गलतियों से सीखता है। आपके अभी चलता है ये? आदमी गलती, मैं ये कह रहा हूं आदमी गलतियों से नहीं सीखता। लोग अक्सर कहते हैं कि गलती करोगे नहीं सीखोगे क्या? बताइए, मैं कह रहा हूं गलतियों से नहीं सीखता। जैसे वो आदमी पेड़ काट रहा था, गलती कर रहा था, उसको मना किया गया, उसके बाद क्या किया, उससे बड़ी गलती किया। एक आदमी छोटे मोटे पटाखे बना रहा था, हमने उसको कहा नहीं ये नहीं ठीक है, पटाखे बनाना नहीं ठीक है, बाद में बम बनाने लग गया। आप ये तो बताए नहीं थे कि बम नहीं बनाना है, वो तो आप बताए थे पटाखे मत बनाओ। तो गलतियों से केवल यही सीखता है कि ये वाली गलती हमको नहीं करनी, आगे उससे बड़ी गलती करता है, दूसरा गलती बड़ी गलती करता है। तो जब तक सही का रेफरेंस आप नहीं देंगे वो गलती से नहीं सीखता। क्योंकि गलती क्या चीज है, कोई रेफरेंस में सही है तभी ये गलती है ना, उसके संदर्भ में कुछ सही होगा तभी इसको गलत करें। गलत क्यों कर रहे हैं आप? पेड़ काटने को गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रकृति जो है वो चार चीजें हैं, पेड़ पौधे मिट्टी पत्थर हवा पानी जीव जंतु मानव, ये चारों के होने से संतुलित रहती है। इसको काटेंगे तो उन तीनों को, जो तीनों के जहर, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, आदमी और जीव जंतु जहर को पचाते हैं, हमारा जहर कार्बन डाइऑक्साइड को पचाते हैं, उनके जहर को हम पचाते हैं, उनके लिए जहर ऑक्सीजन है वो निकालते हैं, हम पचाते हैं। तो अगर एक बार में पूरी बात समझ में आ गई तब कहेंगे अच्छा ये गलती है। लेकिन केवल गलती बताते रहे तो हम लोग क्या करेंगे, सही का रेफरेंस लेके आएंगे। इस शिविर में 3-4 चीजें होंगी जो मैं बोल रहा था। स्वयं का अध्ययन, संबंध का अध्ययन, संबंध में भी मेरे जो करीबी संबंध है उनका अध्ययन, उनमें मूल्यों का अध्ययन, और तीसरा क्या बोला, सही को रेफरेंस में ले आना। काम यहां करना है, सोचने पर, मानसिकता पे काम करना है। यहां अगर काम हो गया तो इन दोनों पे आपको काम करना ही नहीं पड़ेगा। हम इस पे काम करने में लगे हुए। ट्रेनिंग क्या चीज है? ट्रेनिंग मतलब है ऐसे कर रहे थे वैसे करने लगे, ऐसे कर रहे थे। इसलिए ट्रेनिंग जानवरों की होती है, आदमी की थोड़ी होती है। आदमी को तो समझ विकसित की जाती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग का मतलब है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो सब ट्रेनिंग का हिस्सा है। यहां तो मानसिकता में बदलाव है। आप इस समय बहुत अच्छा हंस सकते हैं,
मेरे सामने बहुत अच्छे लग सकते हैं, मैं आपको अच्छा लग सकता हूँ, लेकिन मैं अच्छा हूं भी कि नहीं इससे अंदाज नहीं लगा सकते आप। बोल भी देते हैं अरे इसने ऐसा किया, इससे तो उम्मीद नहीं थी, ये तो बहुत अच्छा बोलता था, देखो कितना अच्छा आदमी था, इसने ऐसी गलती कर दी। ओहो, इसका मतलब क्या हुआ? हम बोलना और करना दे, काम सोचने पे करना तो कठिन काम नहीं है। हम लोग बड़े आराम से ऐसे ही बातचीत करते हुए 7 दिन में हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे, और वो निष्कर्ष आगे हमारा और पुष्ट होगा जब हम आगे इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे। बताइए जी, बढ़िया है? हो सकता है आपको ऑर्डर मिला हो तो किसी को अच्छा लगा हो, किसी को ना लगा हो। 7 दिन रहना है बाहर जाके घर से, कभी कोई बात नहीं है। आप 7 दिन इधर रहेंगे तो घर वाले हो सकता है ज्यादा खुश रहेंगे।